हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सीए कपिल गोयल लेकर आया हूं आज एक नया लेक्चर सीए फाइनल ऑडिट के लिए। जी हां, सीए इंटर के स्टूडेंट भी अगर यूट्यूब पे डेमो में देख रहे हैं तो देख सकते हैं। आज के इस लाइव लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं कंप्लीट एसए 320 और ऐसा करवाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इतना डिटेल में आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा। सर हम आप ही के स्टूडेंट हैं तो पढ़ लिया होगा भैया। तो अगर कोई स्टूडेंट नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25 के लिए अगर ऑडिट की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये लेक्चर है आपके लिए। जी हाँ, डेमो लेक्चर है, आराम से डेमो देखिएगा। मैं आपके लिए, आप बोलो उल्टा लटक के दिखाना है, आई विल डू दैट। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। एक बार आवाज बताइएगा, ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। मैं भी देख लेता हूं थोड़ा सा। बिल्कुल ये ठीक है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही है क्या। थोड़ी इको कम कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को आवाज में अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो ऑडियो वीडियो आपने सबसे पहले बताना है। आज हम कवर करेंगे एसए नंबर 320। कल का रिवीजन करेंगे थोड़ा सा एसए 315 का, ऑडिटिंग का बेस का, और उसके साथ हम बढ़ेंगे आगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ क्या हालचाल आप लोगों का, आपको ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही है क्या। गुड मॉर्निंग असाफ अहमद रवि, हे यादव, क्या बात है, गुड मॉर्निंग। काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं तो मैं स्क्रीन ले आता हूं आपके लिए। ओके, ऑल गुड। हाँ जी, तो ये है आपके सामने स्क्रीन। अच्छा जी, आज हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे एसए 320 के अंदर मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूं। सबसे पहले हम करेंगे फ्लो ऑफ ऑडिट का रिवीजन। जिन बच्चों का ऑडिट वीक है उनके लिए तो ये रामबान है। हम सबसे पहले इसको डिस्कस करने वाले हैं। एसए 315 का कंसेप्ट है ये बेसिकली। उसके बाद मैं आपको एसए 320 जो है बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि एसए 320 का पर्पस क्या है, मतलब क्या होता है मटेरियलिटी का। हम काफी डिटेल में इस चीज को समझेंगे। फिर उसी के साथ साथ मैं एक चीज, थोड़ा सा स्क्रीन ठीक कर रहा हूं बेटा। सर आपने गलत कर दी स्क्रीन। अच्छा ये बात है, अब कर देते हैं। अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। तो उसी के साथ हम आपको पूरा इसका एक डायग्राम बना के देंगे, समरी से मैं करवाऊंगा। और एक पीपीटी है मेरे पास आपके लिए जो कि बहुत डिटेल में बताती है कि मटेरियलिटी रियल लाइफ में कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि आपको पता है प्लानिंग स्टेज पे सबसे पहले अगर हमें कोई काम करना होता है तो वो मटेरियलिटी का कैलकुलेशन होता है, रोमम निकालना होता है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसी के साथ हम आपको वर्क पेपर भी दिखाएंगे कि भैया मटेरियलिटी का एक बेसिक वर्क पेपर आप रियल लाइफ में जब ऑडिट करते हैं तो आपको मटेरियलिटी का रियल लाइफ में कैलकुलेशन कैसे करना होता है और कैलकुलेशन के लिए हम किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। एक रियल लाइफ का वर्क पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद डेफिनेटली हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्जाम की रीडिंग तो हम ऐसे 320 की करेंगे ही करेंगे। हम सभी स्टैंडर्ड से लिंकिंग भी करेंगे कि ऐसे 320 किन किन स्टैंडर्ड से लिंक होता है। बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो ऐसे 320 की लिंकिंग किन किन के साथ है। हालांकि वो सारी लिंकिंग मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो सारी लिंकिंग करेंगे। और आने वाले लेक्चर के अंदर हम सारा क्वेश्चन बैंक करेंगे। सर आज क्यों नहीं करोगे क्वेश्चन बैंक, हमें तो आज ही करना है बेटा। आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमें पहले सारे जितने भी स्टैंडर्ड लिंक करते हैं वो सारे स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बैंक करवा सकता हूं। तो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द सेशन। जल्दी से मुझे कमेंट कर प्लीज अपना प्यार दे दीजिएगा क्योंकि आपका प्यार बहुत जरूरी है। सर आप हमें ही ले लो ना। हाँ आपको भी ले लूंगा मैं, आ जाओ आप बस। हाँ जी,
तो आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? सर हम तो कब से तैयार हैं, आप ही स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप ही टाइम पास कर रहे हो। ओ टाइम पास बोलते हो, नालायक हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं सर, आप ही ऐसे ऐसे बोल रहे हो टाइम पास करते हैं, हमने तो नहीं बोला। अच्छा लो जी, सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं कल की क्लास का। ओह क्या बात है, ठीक है सर करते हैं। तो कल का जो हमारा लेक्चर था वो हमने ऐसे 315 पे डिस्कशन किया था, फ्लो ऑफ ऑडिट। मैंने आपको बताया था जब भी किसी एरिया का हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बताओ हम क्या करते हैं? सर सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। नालायक, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो सबसे? अरे सॉरी सर, सबसे पहले आपने बताया था हम उस क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, रोमम निकालते हैं। तो ऐसे 315 का नाम क्या था? आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो हमने बताया एंटिटी एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, इनहेरेंट रिस्क निकाला, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया, उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया, रिस्क को अंडरस्टैंड किया, कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं की, सिर्फ हमने देखा कि कंट्रोल का डिजाइनिंग सही है, फिर हमने कंट्रोल की चेकिंग की। अरे कंट्रोल की चेकिंग में क्या चेक किया था? सर ऐसे नहीं बोलते क्या चेक किया था, आपको यह पूछना चाहिए कि कंट्रोल की टेस्टिंग के असर्शन क्या है। आपने बोला था हम देखेंगे कि कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है या नहीं है, कंटिन्यू है या नहीं है, इफेक्टिव और एफिशिएंट है या नहीं है। तो हम सारी असर्शंस कंट्रोल की चेक करेंगे, और असर्शन चेकिंग करने के बाद अगर मेरे को लगता है कि कंट्रोल जिस तरह से डिजाइन थे उसी तरह से इंप्लीमेंटेड है तो ये मेरे को रोमम में हेल्प करेगा, मेरा कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा। एंटिटी एनवायरनमेंट को समझकर मैंने इनहेरेंट रिस्क निकाला होगा, दोनों को मिलाकर मैं क्या निकालता हूं? रोमम निकालता हूं। जैसे ही मेरा रोमम निकल जाता है मैं एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करता हूं। लेकिन मैंने आपको बताया था एनटीई के लिए ऑडिट प्रोसीजर कितना रहेगा, इसके लिए सिर्फ रोमम नहीं चाहिए, हमें एक और चीज चाहिए जो कि थी ऐसे 320 की मटेरियलिटी। चलो जी, मटेरियलिटी यहां से देखिए, यहां पे फिगर्स अलग हैं। ओहो फिगर्स अलग है सर, नहीं नहीं ये अमाउंट आप ज्यादा भावुक ना हो, ये अमाउंट अलग है, हमारे एग्जाम्पल में अलग थी। ओके सर ठीक है, भावुक तो आप कर रहे हो सर, सुबह सुबह 7 बजे फिगर्स की बात कर रहे हो, तो भैया क्या हो गया, आपका फिगर नहीं है? हाँ है सर, बड़ा बेकार हो रखा है आजकल आपकी तरह। लो जी, तो रोमम के लिए हमें दो चीजें चाहिए, क्या? आईआर और सीआर। ठीक है जी, आईआर और सीआर को मिला के क्या बोलते हैं? अगर इंटर वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो भी बताएंगे क्या बोलते हैं, रोमम बोलते हैं। और एनटीई के लिए मुझे क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, रोमम प्लस मटेरियलिटी। ठीक है जी, तो मटेरियलिटी आज हम ऐसे 320 में पढ़ेंगे। इनहेरेंट रिस्क आपने प्रीवियस रिजल्ट, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस का नेचर, ट्रांजैक्शंस को देखकर, एनवायरनमेंट को, सर हमें स्क्रीन नहीं दिख रही, एनवायरनमेंट को देखकर हमने समझा, लो अभी देख लो। इनहेरेंट रिस्क निकालना है, मटेरियलिटी निकालनी है। इनहेरेंट रिस्क अपन बिजनेस को देखकर समझते हैं, कंट्रोल रिस्क के लिए अपन वॉक थ्रू करते हैं। वॉक थ्रू के अंदर क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं प्रोसेस, रिस्क एंड कंट्रोल। ध्यान रखिएगा वॉक थ्रू के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कवर होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसके बाद कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, और कंट्रोल टेस्टिंग के अंदर हम इंप्लीमेंटेशन, कंटिन्यू, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी की असर्शन को चेक करते हैं। जैसे ही मेरा ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है तो मैंने नीचे बताया है कि वॉक थ्रू डिटेल में क्या है। ओ तो सर कल आपने जो बड़ा डिटेल में चार्ट बनाया था, हम उसकी जगह इस वाले चार्ट को भी रेफर कर सकते हैं, ये थोड़ा समराइज्ड मैनर में सारे कंसेप्ट को कवर करता है। हाँ जी, जैसे कि याद करो कल हमने क्या बोला था परचेज के अंदर, परचेज में जब रिक्वेस्ट होती है तो एक रिस्क होता है कि भाई अप्रूव कौन करेगा, तो कंपनी ने क्या कर रखा था? कंट्रोल बना रखा था कि 3 लेवल पे अप्रूव होएगा। फिर एक रिस्क था कि परचेज रिलेटेड पार्टी से कर सकते हो, तो हमने कहा ऐसे कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल होगा कि आपके वेंडर अप्रूव्ड होंगे बाय बीओडी, और इवैल्यूएशन भी होगा। फिर आपने कहा जी और रिस्क है क्या? वेंडर कैन बी फाइनलाइज ऑन पर्सनल बिजनेस। हमने कहा नहीं जी, उसकी भी मीटिंग होगी, कोटेशन फाइनलाइज होगी। फिर पीओ क्रिएट होता था और उसका अथॉरिटी होता था। फिर हमने कहा मटेरियल का क्वालिटी, पुअर क्वालिटी आ जाए, ये एक रिस्क है, क्वालिटी अप्रूव किया जाता है, लेस क्वांटिटी, और सारी चीज़ों को चेक किया जाता है स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा, और एंट्री पे भी। फिर मैंने कहा इनवॉइस पेमेंट ज़्यादा हो जाएगी, आपने कहा जी नहीं होगी, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह सब रिकनसाइल करते हैं, चेक करते हैं, और उसके बाद चेक साइन होकर जाते हैं। तो हमने क्या देखा था? हर स्टेज पे कुछ रिस्क थे और कुछ कंट्रोल थे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा बताया है, वॉक थ्रू के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं प्रोसेस की, रिस्क की और कंट्रोल की। अगर मुझे कंट्रोल का डिजाइन समझ आ रहा है तो हम सेकंड स्टेप पे जाते थे, जिसको क्या बोलते थे? कंट्रोल टेस्टिंग। कंट्रोल टेस्टिंग का स्टेप नंबर 1 क्या था बताओ बेटा? सर हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। कितने सैंपल सेलेक्ट करेंगे? ये 25 सैंपल जो है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। आप लोग बताओ किस बेस पे सैंपल सेलेक्ट होता था? सर हमें याद है, आपने बताया था कि इसके अंदर हम नेचर ऑफ कंट्रोल क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस बेस पे कंट्रोल चेक करते हैं, और साथ ही साथ हम रेलेवेंट कंट्रोल को सेलेक्ट करते हैं। सारे कंट्रोल की चेकिंग नहीं करते हैं,
हम फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल में भी जो रेलेवेंट कंट्रोल है उसकी चेकिंग करेंगे। कंट्रोल टेस्टिंग की एजर्शन क्या थी बेटा? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कंटिन्यूटी और एक इंप्लीमेंटेशन मेरी साइड से आप डाल लो, ठीक है। फिर फाइनल डिसीजन लेते थे कि कंट्रोल रिस्क क्या है, हाई है, मीडियम है या लो है। इस तरह से हम क्या निकालते थे? रोमम निकालते थे, मम्मम निकालते थे। अब जैसे ही रोमम निकल गया उसके बाद क्या होता था बेटा? सर उसके बाद हमारे पास रोमम आ गया, अब हम क्या निकालेंगे? क्लाइंट का जो डेटा था उस डेटा को सॉफ्टवेयर में डालेंगे। एट दिस स्टेज वी गोट द सैंपल फॉर टेस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम उस डेटा को सॉफ्टवेयर में डालते थे। आप एक बात बताओ, आपने कहा कि हम क्लाइंट से अब स्केड्यूल लेंगे, परचेज का स्केड्यूल, सेल्स का स्केड्यूल, और उस स्केड्यूल को हम आइडिया, मैंने केपीएमजी में एक सॉफ्टवेयर बताया था आइडिया, आप यहाँ पे कैट भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। उसके अंदर हम वो डेटा को डालेंगे, मटेरियलिटी डालेंगे, रोमम डालेंगे और सैंपल दे देगा। लेकिन एक बात बताओ, इस चार्ट में बताओ क्या मिसिंग है? चार्ट में बताइए क्या मिसिंग है? जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सॉफ्टवेयर को डेटा दोगे तो क्या आप डायरेक्टली डेटा को अपलोड कर दोगे या यहां पे कोई टेस्टिंग करोगे? आई वांट द आंसर फ्रॉम पब्लिक साइड, जल्दी बताओ जनता, जवाब दें जल्दी से, बताइएगा बेटा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आप कोई टेस्टिंग करना चाहेंगे? जल्दी से बताइएगा, क्विकली 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 क्विकली, जल्दी 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 बता दो भैया जी, आंसर फटाफट से दे दो। यस सर, हम यहां पे करेंगे एक टेस्टिंग जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है आईपीई टेस्टिंग। आईपीई टेस्टिंग याद है ना सर? हमें तसल्ली से पूरा याद है, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन जो भी क्लाइंट ने प्रोड्यूस किए जिसको हम यूज करने वाले हैं उसका कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेलेवेंट और रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें चेक करेंगे और उसके बाद हम क्लाइंट के किसी भी डेटा को यूज करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। लो जी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब आपके पास निकल कर आ गए हैं सैंपल। अब आप क्या करने वाले हो? जैसे ही सैंपल आ जाते हैं मैं अजर्शन चेक करता हूं। कल की क्लास में कौन सी अजर्शन समझाई थी? सीवोप। इसके अलावा भी कुछ अजर्शन आएंगी, हम ये सारी अजर्शन चेक करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो मैंने सैंपल निकाले हैं उन सैंपल से ये सारी अजर्शन चेक हो जाएगी क्या? नहीं कपिल सर, हम सैंपल से कुछ अजर्शन को चेक कर पाएंगे, कुछ के लिए वी विल अप्लाई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। दोबारा, हम हमारे सैंपल जो ट्रांजैक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए उनसे कुछ अजर्शन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। फॉर बैलेंस अजर्शन वी विल अप्लाई सम अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है जी, बिल्कुल सही। और उसके बाद ये आप छोड़ दो, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा क्या कल की क्लास का हमने रिवीजन आपको अच्छे से करवा दिया? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दो, फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। कल हमने यहां पे रोका था। सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी? ये पीडीएफ आपको आपके गूगल ड्राइव पे मिलेगी, सीए फाइनल ऑडिट नोट्स वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और सीए इंटर ऑडिट नोट्स वाले पे नहीं मिलेगी क्योंकि फाइनल की क्लासेस चल रही हैं। इंटर वाले बच्चे देख सकते हैं क्योंकि इन डेप्थ है, आपको 4 चीजें नहीं सीखने को मिलेंगी। तो फटाफट से बता दो क्या आपको समझ आया आज की चर्चा, सो दैट आई कैन स्टार्ट द न्यू चर्चा। जल्दी बताओ। स्वाति बेटा क्या बोल रहे हो? जल्दी बताओ। सभी बच्चों का गुड मॉर्निंग, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, आप बच्चों को आई लव यू है मेरा, ठीक है। यस सर, रेखा बोल रही है यस सर। लो जी, करते हैं शुरुआत एक नए रिश्ते की। हाँ जी स्वाति, ये रेगुलर क्लास है, आपका स्वागत है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये क्लास पता नहीं साफ है या नहीं है, मैं रिस्क ले रहा हूं। सर रिस्क नहीं लो आप, 2-2.5 महीने तो रिस्क फ्री हुए हो भाई, क्या करें। लो जी, अब हम कर रहे हैं डिटेल में आज का एक नया स्टैंडर्ड। सभी बच्चे अपनी पेटी बांध लें क्योंकि आप एक मेरे साथ सफर पे चलने वाले हैं और इस सफर का नाम है, बताओ क्या नाम है? सभी स्टूडेंट इस सफर का नाम बताएंगे। सर हम बताएंगे। नहीं मैं बताऊंगा, तुम क्यों बताओगे? मेरा काम है ये। इस सफर का नाम है ऐसे नंबर, ऐसा पढ़ा दूंगा खून के अंदर चला जाएगा। पहली बात तो देखो, मैं खुद ही बोलता हूं, मैं कंसेप्ट आपको ऐसे समझाऊंगा, ब्लड के अंदर ना इंजेक्शन डाल के पूरा डाल दूंगा। कोई नहीं समझा सकता, गारंटी दे रहा हूं। आज के दिन तो फ्यूचर में कोई आए कोई समझाए तो मैं कह नहीं सकता। आज के दिन तो जो आपको मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, ये कंटेंट एक्सक्लूसिवली आपको यही मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई नहीं समझा पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। वो तोते की तरह रटवाने वाला मेरा काम नहीं है। तो आप गलत जगह पे हो, समझना है तो आप समझिए। पेपर तो बाई प्रोडक्ट है। मैं क्या बोलता हूं, मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूं, जो आपको सिखा रहा हूं मेरी वीडियोस में, ये मैं आपको ऑडिटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
जो आईसीए का पेपर है वो तो हमारा बाई प्रोडक्ट है, पास हो जाएगा। मैं आपको ऑडिटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा एस्से है इसका नाम है एस्से 320। बताइए भैया क्या नाम है पूरा? एस्से 320 का नाम है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी आगे आप बताओ, मटीरियलिटी आगे नाम आप बताओ। एट मटीरियलिटी एट प्लानिंग, मैं नाम को थोड़ा ब्रेक कर रहा हूं, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा नाम समझो, क्या कहता है? आपको मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है। कब कब कह रहा है? प्लानिंग स्टेज पर आपको मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है। इतना ही नहीं, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग मतलब एग्जीक्यूशन। क्या कह रहा है? व्हेन यू आर परफॉर्मिंग मतलब एग्जीक्यूशन, उस स्टेज पे आपको मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है। पहला मुद्दा तो ये आता है भाई, ये मटीरियलिटी है क्या? क्या है ये मटीरियलिटी? सुनिएगा, पहले मैं आपको तसल्ली से एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मटीरियलिटी क्या है। यू आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर, आप एक कंपनी के ऑडिटर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर। आप सबसे पहले प्लानिंग स्टेज पे खड़े हैं, ठीक है जी, आप प्लानिंग स्टेज पर हैं जी। आपको उस क्लाइंट के, जैसे कल हमने परचेज का एग्जांपल लिया था, आपको परचेज की टेस्टिंग करनी है। आपको कितनी टेस्टिंग करनी है? आपको परचेज का एरिया चेक करना है, इसमें आपको सैंपल निकालने हैं। लेकिन अगर अपन अब सैंपल ना बोलकर थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? सर वी वांट टू कैलकुलेट एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो भैया एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं? सर दो बातें चाहिए होती है। नंबर वन, एक आपको चाहिए रोमम, और जो कि आपने कल कैलकुलेट करवाया है। एक हमें चाहिए मटीरियलिटी 315 320। सर हमें मटीरियलिटी प्लानिंग स्टेज पे निकालनी पड़ेगी सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन डिसाइड द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हम एनटीई को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इसलिए हमें प्लानिंग स्टेज पे मटीरियलिटी निकालनी ही पड़ेगी। आप सभी लोग सोचकर मुझे बताइए मटीरियलिटी क्या है? सर मटीरियलिटी एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। अब आप मुझे एक बात बताना सभी लोग, आपने क्या बोला? मटीरियलिटी क्या है? एक ऐसा नंबर जिससे किसी यूजर का डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। तो आप सभी बच्चे मुझे ये बताइएगा, जब आप एज ए ऑडिटर सोचना है, एज ए स्टूडेंट नहीं सोचना। आप मुझे ये बताइए, जब आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो और मैं आपको बोलता हूं कि बेटा जी स्वाति, रेखा और उसके बाद जो है मैगी शॉट्स, क्या बात है, कार्तिक, अशाफ, सीमा, मैं आप बच्चों को बोलता हूं बेटा आप लोग मटीरियलिटी निकालो इस क्लाइंट की। आपने बोला सर किस हिसाब से निकाले? मैंने कहा यूजर, जिससे यूजर का डिफरेंस इन्फ्लुएंस हो जाए, डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए, वो मटीरियल है। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पे आप किसी एक स्पेसिफिक यूजर को ध्यान में रख के मटेरियलिटी निकाल सकते हो, या आप कॉमन यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के मटेरियलिटी निकालोगे? बस ये रिप्लाई करो। क्या आप यहां पे किसी एक सिंगल यूजर की मटेरियलिटी को ध्यान में रख के, एक सिंगल यूजर किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या आप उसको ध्यान में रख के मटेरियलिटी निकालोगे, या आप कॉमन रिक्वायरमेंट देखोगे? सर यहां पे हम कॉमन रिक्वायरमेंट देखेंगे क्या है, उसके हिसाब से मटेरियलिटी निकालेंगे, ना कि हम किसी एक सिंगल यूजर के हिसाब से मटेरियलिटी निकालेंगे। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात ही थी। एक ऐसा नंबर जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए वो मटेरियल है भैया, और हम कॉमन रिक्वायरमेंट को देखेंगे, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को नहीं देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मटेरियलिटी कब निकालनी है? अभी अभी आपने बोला प्लानिंग स्टेज पे हमको एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना है, इसलिए प्लानिंग स्टेज पे आपको मटेरियलिटी निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा बताओ भैया निकालो मटेरियलिटी, आप कैसे निकालोगे और मटेरियलिटी का काम क्या रहेगा वो आप मेरे को बताओ। देखिएगा, मटेरियलिटी एक नंबर है जिसको हमने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया। मटेरियलिटी क्या है बेटा? एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जो हमारे लिए मटेरियल है। मतलब अगर उससे ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन है तो हम उसे चेक करने वाले हैं, उससे ऊपर का कोई अकाउंट है तो हम उसे डिटेल में चेक करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए, जब आप प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकालेंगे, किस स्टेज पे? प्लानिंग स्टेज पे जब मैं मटेरियलिटी निकालूंगा तो मैं मटेरियलिटी कैसे निकाल सकता हूं? एक नंबर है तो नंबर के लिए आपको कोई ना कोई बेस तो चाहिएगा, हाँ या ना? कोई ना कोई हमें एक बेस तो रिक्वायर्ड चाहिए, और उस बेस के ऊपर हम क्या करेंगे? कोई परसेंटेज अप्लाई करेंगे, कोई ना कोई परसेंटेज बेटा क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे।
अब आप मुझे बताओ, हम क्लाइंट के फाइनेंशियल का मटेरियलिटी निकाल रहे हैं, तो बेस क्या होगा? ये बेस क्या होगा बताओ? सर ये बेस जो है ये क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही कोई आइटम हो सकता है। आइटम का मतलब कैप्शन। एग्जाम्पल के तौर पे बताना जरा क्या क्या हो सकता है भैया, आप लोग लिखो कमेंट सेक्शन में। सर हम रिवेन्यू के बेस पे मटेरियलिटी निकाल सकते हैं, हम पीपीएनई के बेस पे मटेरियलिटी निकाल सकते हैं, हम कैश एंड बैंक के बेस पे मटेरियलिटी निकाल सकते हैं, हम किसी कंपनी में हो सकता है डेटर के बेस पे मटेरियलिटी निकाले, अगर वहां पे वो बहुत ही बड़ा नंबर है तो, बिग नंबर है तो। मैंने कहा ठीक है, आप कोई भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कैप्शन ले सकते हो जो एक ऑडिटर को सही लगे कि भैया क्या है। हम प्रॉफिट के बेस पे मटेरियलिटी निकाल सकते हैं, तो हमें कौन सा कैप्शन लेना है दैट ऑडिटर विल डिसाइड एंड दैट विल डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे एक परसेंटेज अप्लाई करेंगे। क्या परसेंटेज होता है, कैसे होता है, वो भी हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो आप बस मुझे एक बात बताओ थोड़ा सोच कर बताना, दिमाग लगाकर। मैंने कहा ना बिना दिमाग के ऑडिट मत पढ़ना भैया, दिमाग तो खोलना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी का रिवेन्यू आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कितना ले लें, एक बार छोटा नंबर ले रहा हूं मैं आपके लिए, 10,000, ठीक है। पीपीएनई वगैरह के नंबर अलग हो सकते हैं। प्रॉफिट आ रहा है मान लो 10,000 का 10% प्रॉफिट है उनका 1,000 पीपीएनई मान लो 7,000 है या 70,000 है, क्या फर्क पड़ता है। कैश एंड बैंक 2,000 है, डेटर इनके 3,400 है, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए बेटा, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि हमें एक मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मैंने आपको बेस बोला कि आप रिवेन्यू बेस रखिए और रिवेन्यू के बेस पे आपको 2% आपको मटेरियलिटी निकालनी है। 2% कहां से आया बेटा, ये ऑडिट की गाइडेंस में लिखा होता है। अभी के लिए आप मान लो, हालांकि आपके सिलेबस में तो है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा। जो ऑडिट मैनुअल्स होते हैं ना, जैसे आप जिस भी फर्म में काम कर रहे हो, आपको मटेरियलिटी निकालनी है, तो आप रिवेन्यू पे कितना परसेंट अप्लाई करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो आपकी फर्म के पास गाइडेंस होंगे कि मटेरियलिटी निकालने, तो रिवेन्यू पे कितने परसेंट अप्लाई करते हैं, जनरली 1 से 3% करते हैं मान लो। तो मैं बोलता हूं कि रिवेन्यू की जो हम मटेरियलिटी निकाल रहे हैं, इस पे हम 2% अप्लाई करेंगे। ये गाइडेंस में लिखा है, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है भाई, रिस्क के बेस पे होता है। अभी इसको भी मैं कंसिडर करूंगा, परसेंटेज बड़ा और छोटा कब लेना है, बड़ा और छोटा कब लेना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा जी एक काम करो, यहां पे आप 2% मटेरियलिटी निकालो, ठीक है, 10,000 का। अब अगर मैं आपको बोलूं कि प्रॉफिट के बेस पे मटेरियलिटी निकालनी है, आराम से सोचकर जवाब देना। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको ना प्रॉफिट के बेस पे मटेरियलिटी निकालनी है, तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट पे भी आप 2% ही रखना चाहोगे, या आपको लगता है अगर मेरा बेस प्रॉफिट हो जाता है तो सर ऐसे केस में 2% नहीं रखेंगे हम, ऐसे केस में हो सकता है मैं 10% रखूं प्रॉफिट का। कितने परसेंट रखें? 10% रखें। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा जो रिवेन्यू का नंबर होता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो उस पर मेरी मटेरियलिटी का परसेंटेज छोटा रखते हैं ताकि वो नंबर स्टिल इट्स ए बिग नंबर, राइट। और अगर मैं प्रॉफिट लेता हूं तो प्रॉफिट का नंबर कंपैरेटिवली मेरा बहुत छोटा चला जाता है, और उस पर हम एक बड़ा परसेंटेज अप्लाई करते हैं ताकि मटेरियलिटी मेरी मोर और लेस कंपेरेबल रहे। आपको इस तरह से मटेरियलिटी लगानी और निकालनी पड़ती है। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर अभी आपने कहा कि मेरे को प्रॉफिट पे 10% लेना है, तो 10% कितना आ गया, यहां पे कैलकुलेट करो, 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया। और यहां पे कितना आ गया अपना रिवेन्यू का 2%, 200, 200 आ गया, ठीक है जी। अब आप मुझे एक बात बताइए, सोच कर बताना है, मैं आपसे बड़ा ही ना जजमेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने अपना दिमाग लगा के मेरे को जवाब देना है। आप मुझे ये बताइए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ऑफ परसेंटेज। ऑप्शन 1, मैं कहता हूं कि आपको रिवेन्यू पे 3% अप्लाई करना है। ऑप्शन नंबर 2, मैं कहता हूं आपको रिवेन्यू पे 1% अप्लाई करना है। आप मुझे बताइए, आप विच वन वी शुड चूज, हम फाइनल कौन सा करें, हमें किस चीज को कंसिडर करना होगा, मुझे बताइए किस फैक्टर को आप लोग कंसिडर करेंगे फाइनल परसेंटेज को डिसाइड करने में, बताओ। अब मैंने देखो 2 सिचुएशन रखी है, रिवेन्यू 10,000 ही है। ऑप्शन 1 है कि भैया आप 3% ले लो, ऑप्शन 1 है कि आप 1%, 2 है 1% ले लो। अब कौन सा ऑप्शन को कंसिडर करें, बताओ क्या देखोगे आप। एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन 1 ले लो, तो ऑप्शन 1 में कितनी आ गई, 300 आ जाएगी। ऑप्शन 2 में आ गई 100।
लेकिन किस बेस पे आप फाइनल करोगे मुझे बताओ, फैक्टर क्या रहेगा? देखते हैं कौन बच्चा बताता है। जल्दी आप रिप्लाई दीजिएगा, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं बेटा, कोई गेट पे है, जस्ट गिव मी योर रिप्लाई, मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं। हाँ जी बताइए, आंसर क्या है आपका? सर रिस्क के बेसिस पर देखेंगे, अक्षिता बोल रही है, बिल्कुल सही बोला सर। आपको क्या देखना होगा ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, बिल्कुल सही बोला, और उस अकाउंट में रिस्क कितना है। अब आप मुझे बताइए बेटा, जो रिवेन्यू, हमने रिवेन्यू का एग्जांपल लिया है, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू का नेचर जो होता है वो एक हाई रिस्क की एरिया होता है, लो रिस्क की एरिया होता है। सर रिवेन्यू जो है वो हाई रिस्क की एरिया होता है, कंपनी जनरली जो फ्रॉड करती है वो रिवेन्यूज में करने की कोशिश करती है। जिस एरिया में आपको रिस्क ज्यादा है, जिसका अकाउंट का नेचर रिस्की है, उस एरिया में आप चेकिंग ज्यादा करना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे? बस धीरे धीरे चलो, जल्दी जल्दी नहीं खींचूंगा। आप मुझे बताओ, जिस एरिया में रिस्क ज्यादा होता है, या जिस एरिया में आपको लगता है भैया कंपनी जो है फ्रॉड कर सकती है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है, उस एरिया में आप ज्यादा चेकिंग करना चाहेंगे, कम चेकिंग करना चाहेंगे? सर उस एरिया में तो हम ज्यादा चेकिंग करेंगे। अगर आपको ज्यादा चेकिंग करनी है तो आप मुझे बताओ, विच मटीरियलिटी यू वुड लाइक टू फाइनलाइज, 300 और 100? 300 और 100? 300 का मतलब है कि 300 से ऊपर वाले अकाउंट हमारे लिए सिग्निफिकेंट अकाउंट है, 100 का मतलब है 100 से ऊपर वाले हमारे लिए सिग्निफिकेंट अकाउंट है। जल्दी बताओ कौन सा फाइनल करोगे? सर ऐसे केस में तो ऑब्वियसली वी विल फाइनलाइज, वी विल कंसिडर ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों बेटा? ताकि हम 100 से ऊपर के सभी अकाउंट की चेकिंग कर लें। तो आपको परसेंटेज 1 लेना है, 3 लेना है? जो गाइडेंस होती है ना, मैं लिख देता हूं सारी बातें, जो गाइडेंस होगी आपकी, ऑडिट गाइडेंस लिख देता हूं, मैं आपको बता भी देता हूं। जो केपीएमजी के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? कैम बोलते हैं, केपीएमजी ऑडिट मेथोडोलॉजीज। ईवाई में गैम बोलते हैं, अलग अलग फर्म में अलग अलग नाम से जानी जा सकती है। हम एक सिंपल कॉमन नाम रख लेते हैं, क्या? ऑडिट गाइडेंस। इसमें एक रेंज दी हुई होती है, जैसे कि 1 to 3% फॉर रिवेन्यू एंड 6 to 10% लेट्स से फॉर प्रॉफिट। तो आपने उस रेंज में से क्या लेना है? इट विल डिपेंड ऑन द रिस्क एंड नेचर ऑफ अकाउंट। उसके हिसाब से ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करते हुए मटेरियलिटी को कंसिडर करेगा। इस मटेरियलिटी को मुझे कैसे, कौन सी मटेरियलिटी को मुझे यहां पे निकालना है। तो ये प्लानिंग की बात चल रही है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं प्लानिंग पे मटेरियलिटी कंसिडर कर लेता हूं, लो जी प्लानिंग की मटेरियलिटी हम फाइनल निकाल रहे हैं, फाइनल मटेरियलिटी फॉर रिवेन्यू एट प्लानिंग स्टेज। बताना भाई कितनी आई, बताना बेटा कितनी आई है? ₹100। ये मटेरियलिटी आई। बेटा मटेरियलिटी आपको पता नहीं याद है या नहीं है, इंटर की कुछ बातें, जो हमारा रिस्क होता है वो 2 लेवल पे निकलता है। जो हम रोमम निकालते हैं वो 2 लेवल पे निकालते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक अजर्शन लेवल पे। समझा देता हूं थोड़ा सा। जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं इस कंपनी के लेवल पे कितना रिस्क है, क्योंकि हमें कोई सिर्फ रिवेन्यू पे ओपिनियन थोड़ी ना देना है, पूरे फाइनेंशियल पे ओपिनियन देना है। तो हम देखते हैं पूरे फाइनेंशियल लेवल पे कितना रिस्क है। लेकिन जब आप चेकिंग करते हो तो अकाउंट लेवल पे चेकिंग करते हो भाई, पहले रिवेन्यू की, फिर परचेज की, अलग अलग एरिया की। उन्हें बोलते हैं अजर्शन लेवल, अकाउंट लेवल, ट्रांजेक्शन लेवल, डिस्क्लोजर लेवल। तो उस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोसीजर्स लगाते हैं, एक एक एरिया पे लगाते हैं, एंड में सबको कंसोलिडेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ओपिनियन दे देते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क कम होना चाहिए। ठीक है, ये इंटर में आपका एक चैप्टर हुआ करता था, फाइनल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं,
चैप्टर नंबर 3 और 4 रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट। डोंट वरी, पूरा चैप्टर सीए फाइनल में भी कॉपी पेस्ट है, यहां पे भी हम करेंगे, पूरा चैप्टर कॉपी पेस्ट है सीए फाइनल में भी। तो आपको याद है आप उस रिस्क को कम करते थे, एक्सेप्टेबल लो लेवल पे लेके जाते थे, याद है या नहीं है बताओ? सर याद है। मैं ऐसे ही आपने भाई मेरे साथ विजुअलाइजेशन तो देखो आपको करना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, सोचकर बताना ये बात, आप लोग कभी बाहर घूमने घूमने गए हो, ट्रैवल पे गए हो? जल्दी बताओ, आप कभी बाहर ट्रैवल पे गए हो? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों को ट्रैवल करना है किसी हिली एरिया पे, ठीक है, आप स्नो वाले एरिया पे जा रहे हो। तो जनरली जब हम इस तरह की जगह पे जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा, एग्जांपल में रिपीट इसलिए करता हूं, सेम एग्जांपल इसलिए रिपीट करता हूं ताकि जिस बच्चे ने पहले वीडियो अगर देखी हुई है ना कभी भी मेरी पुरानी, तो वो फटाफट से कंसेप्ट को लिंक कर लेगा, उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं पहले कुछ कॉमन एग्जाम्पल रखूंगा, फिर नए एग्जाम्पल दूंगा। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी एक बर्फ वाली जगह पे जा रहे हो, बढ़िया स्नो वाली जगह पे जा रहे हो, तो क्या इस तरह से एक सिंगल शर्ट में जाना पसंद करोगे या यू विल कैरी सम जैकेट्स? बताओ। सर हम डेफिनेटली स्वेटर जैकेट कुछ ना कुछ तो कैरी करेंगे। मान लो आपने एक जैकेट अपने साथ रख लिया, आपने प्रिकॉशनरी एक जैकेट अपने साथ रख लिया कि भैया ऊपर ठंड होगी पहाड़ों में, तो एक जैकेट साथ में लेके चलो। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप सिर्फ आपको, अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, 5 दिन के लिए जा रहे हो, 20 दिन के लिए जा रहे हो, वहां पे वेदर बड़ा ही अनसर्टेन है, कभी माइनस में आता है तो कभी +2-3 डिग्री आ जाता है, तो आप मुझे सोचकर बताओ क्या ऐसी सिचुएशन में यू विल कैरी ओनली 1 जैकेट, या आपको लगेगा यार मैं थोड़ा सा और भी कुछ कैरी कर लेता हूं, सॉक्स भी कैरी कर लेता हूं, कोई एक बढ़िया जैकेट भी कैरी कर लेता हूं, या 2 जैकेट कैरी कर लेता हूं, या एक जैकेट एक स्वेटर कैरी कर लेता हूं, या कुछ इनर्स कैरी कर लेता हूं, सो दैट कि अगर वेदर कुछ उल्टा सीधा हुआ आई विल कैन सेव माई सेल्फ। बताओ जी, मैं अपने आप को सेव कर सकता हूं इस सिचुएशन में। प्रिकॉशनरी आप कुछ ज्यादा अपना ध्यान रखेंगे। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं जहां पे आपको पता है मार्केट में जाके आप कोई सामान लेके आ रहे हैं जहां पे 1000 रुपए की जरूरत है, बट आपको पता नहीं है सर्टेन प्राइस क्या है, तो आप क्या सिर्फ 1000 ही लेकर जाओगे, या यू विल कीप सम मार्जिन मनी, यार 1200-1300 रुपए लेके चलते हैं ताकि अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो विल मैनेज? बताओ। सर हम हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा कंसीडर करते हुए चलते हैं ताकि कोई भी दिक्कत आए तो हम उस सिचुएशन को मैनेज कर लें। नाउ अप्लाई दिस कंसेप्ट इन आवर रियल लाइफ ऑडिट। अगर आपने मटेरियलिटी निकाली 100 रुपीज, इसका मतलब यह है कि इससे ऊपर आपके लिए सब कुछ सिग्निफिकेंट है, आपके लिए सब कुछ रेलेवेंट है। मैंने प्लानिंग स्टेज पे 100 को बेस मान लिया, ये मेरी क्या बन गई भैया? मटेरियलिटी हो गई एट प्लानिंग स्टेज। अगर मैं प्लानिंग स्टेज पे 100 को बेस मान लेता हूं और 100 के बेस पे रेलेवेंट अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूं, तो आप मुझे बताइए क्या कोई प्रोबेबिलिटी है कि मैं, अगर मान लो मैंने 40 की कोई आइटम गलती से मिस कर दी, और ऐसे ही मान लो 40 की कोई और आइटम मैंने मिस कर दी, और कुछ चीजें बेटा एक रिस्क होता है, आपको याद होगा डिटेक्शन रिस्क, याद है डिटेक्शन रिस्क? कुछ चीजें मान लो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, हो सकता है कुछ चीजें मैं आइडेंटिफाई ना कर पाऊं, मेरे ऑडिट प्रोसीजर ही ना आइडेंटिफाई कर पाए, तो आप मुझे बताओ क्या ऐसा किसी भी रीजन से हो सकता है कि आप कुछ मिस स्टेटमेंट को छोड़ दो? और ऑलरेडी मैं क्या चल रहा हूं, बिल्कुल बोनस, 100 मेरी लिमिट है, मैं 100 से ऊपर देख रहा हूं, ठीक है? तो अगर कुछ भी माइनर भी छूटा तो गलती से टोटल हो गया, क्या आपको लगता है कि आपका ऑडिट रिस्क इंपैक्ट हो सकता है, आपकी चेकिंग इंपैक्ट हो सकती है? बताइएगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ छूट सकता है सर। रूल कहता है, रूल क्या कहता है कि आप 100 से ऊपर को ध्यान दो। लेकिन आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, आपकी फीलिंग क्या कहती है कि मैं 100 को ही कंसिडर करूं, या आपको कहता है यार थोड़ा कंजर्वेटिव और हो जाते हैं, हम थोड़ा और कंजर्वेटिव हो जाते हैं ताकि कल को हम छोटा मोटा ना भी पकड़ पाए तो कोई दिक्कत ना हो? इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब यह है कि सर हम इसको फर्दर ना रिड्यूस कर लेते हैं। आप 100 से ऊपर कह रहे हो, हम 70 से ऊपर करेंगे। हम कितना ऊपर करेंगे? हम 70 से ऊपर की चेकिंग करेंगे। इसका मतलब मैं प्लानिंग स्टेज पे क्या बोल रहा हूं, मटेरियलिटी मेरे लिए क्या है चेकिंग के लिए? 70 है। ऐसा क्यों किया बताओ? सर 100 से ऊपर की चेकिंग करना मतलब काफी अनकवर्ड पोर्शन हो गया, एक काम करो ना थोड़ा और नीचे आ जाओ, उससे ऊपर की चेकिंग करो ताकि ज्यादा से ज्यादा चेकिंग कवर हो जाए। कल को कोई बोलेगा यार 100 करना था, हम कहेंगे भाई हमने 70 किया है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो जो हम प्लानिंग पे मटेरियलिटी निकालते हैं ना बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी बोलते हैं इसे। इसको किस लेवल की बोलते हैं? सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, किस लेवल की मटेरियलिटी बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल की मटेरियलिटी। लेकिन जब मैं किसी अकाउंट की चेकिंग कर रहा हूं मान लो, तो मैं मटेरियलिटी को फर्दर गिरा लेता हूं, थोड़ी एक्स्ट्रा चेकिंग कर लेता हूं। इसको बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी।
क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीएम। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? पीएम। तो यहां पे सभी बच्चे मुझे बताएंगे यहां तक सबको क्लियर है क्या? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मटेरियलिटी जो है वो एक फाइनेंशियल के किसी बेस के ऊपर निकलेगी जिस पे हम एक परसेंटेज लगाएंगे। दैट बेस और दैट बेंचमार्क कैन बी एनीथिंग, प्रॉफिट, रेवेन्यू, पीपीएनई, उसके ऊपर एक परसेंटेज लगाएंगे। परसेंटेज कहां से लेंगे? गाइडेंस से लेंगे। दैट परसेंटेज विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट एंड द रिस्क। ठीक है जी, आपने मटेरियलिटी निकाल ली। उसके बाद हमने जो मटेरियलिटी निकाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की है, लेकिन हम चेकिंग करते हैं इसको अकाउंट लेवल पे आके, अजर्शन लेवल पे आके, जिसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पीएम। यहां पे मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गहन डिस्कशन करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है ना बेटा, ये हमें हेल्प करती है, ये हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आप सभी लोगों को हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट अकाउंट। ठीक है, हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हेल्प करेगी सिग्निफिकेंट अकाउंट को आइडेंटिफाई करने में। एग्जांपल देखिए, आपने एग्जाम्पल बताना है। आप मुझे बताइए, यहां पे एक रिवेन्यू आ रहा है, एक परचेज है, एक पीपीएनई है, एक स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है, एक लीगल एक्सपेंस है, एक पेरोल है, एक कैश एंड बैंक है, शेयर कैपिटल है। इनके नंबर्स लिखते हैं। हमारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 70 है, रिवेन्यू मान लो इन लैक्स है, नंबर इन करोड़ से ही नंबर। हमारा रिवेन्यू है मान लो 1000, परचेज है 750, पीपीएनई है 450, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है 10, लीगल एक्सपेंसेस है 2, पेरोल एक्सपेंसेस है मान लो 65, कैश एंड बैंक है 10, शेयर कैपिटल है हमारी 1। तो आप मुझे बताइए, ये हमारे अकाउंट्स का टोटल है रुपीस इन करोड्स, इन करोड्स। तो आप मुझे बताइए, क्या आप अपने ऑडिट के अंदर सोचकर बताना है भाई, जल्दबाजी में कोई भी जवाब ना दे, आराम से टेक योर टाइम। आप मुझे बताइए, इन स्कोप का मतलब होता है कि हम इस अकाउंट की चेकिंग करने वाले हैं। इन स्कोप का मतलब क्या होता है? हम इस एरिया की चेकिंग करने वाले हैं। तो आप मुझे सोचकर बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी, क्या रिवेन्यू इन स्कोप है, आउट ऑफ स्कोप है? जल्दी बताओ। हम एक सिग्निफिकेंट अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं सो दैट वी विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। तो आप मुझे बताइए, जो रिवेन्यू है वो इन स्कोप है, आउट ऑफ स्कोप है? सर 70 मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, पीएम से मेरा नंबर ऊपर है तो ये इन स्कोप है, परचेज भी इन स्कोप है, पीपीएनई भी डेफिनेटली इन स्कोप है। आप कहेंगे स्टाफ वेलफेयर बहुत छोटा नंबर है सर, हमारी पीएम बहुत बड़ी है, छोड़ दो, हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मैं मटेरियलिटी के बेस पे बात करूं, ये अभी मैं मटेरियलिटी के बेस पे बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे लीगल एक्सपेंस आउट ऑफ स्कोप कर दो सर, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हटा दो, हटा दो। फिर आप कहेंगे पेरोल मेरे लिए छोटा नंबर है, हटा दो। आप कहेंगे कैश एंड बैंक छोटा नंबर है, हटा दो। शेयर कैपिटल छोटा नंबर है, हटा दो। अगर आपने सिर्फ मटेरियलिटी को कंसिडर किया तो आपके लिए 3 रेलेवेंट अकाउंट निकल कर आए, रिवेन्यू, परचेज, पीपीएनई। इनका आपको इन डिटेल ऑडिट करना है, बाकी को आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप बेसिकली बाकी को आप स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मटेरियलिटी को कंसिडर करना चाहिए क्या? क्या आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं? हमने सिग्निफिकेंट अकाउंट को सेलेक्ट किया सिर्फ मटेरियलिटी के बेस पे? नहीं सर, आपको यहां पे रिस्क को भी कंसिडर करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो मटेरियल नहीं है बट स्टिल वेरी वेरी रिस्की, और दैट कैन हैव ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, ये तो ऑलरेडी इन स्कोप है, तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस को डेफिनेटली कोई रिस्क नहीं है, हम नहीं कंसिडर करेंगे। अगला आता है लीगल एक्सपेंस 2 करोड़ रुपीज। बेटा लीगल एक्सपेंस 2 करोड़ रुपए का है, हो सकता है आपने किसी वकील को 2 करोड़ की फीस दे रखी हो, दैट लॉयर इज फाइटिंग ए केस दैट इज ऑफ 1000 करोड़, मे बी 2000 करोड़, जिसकी लीगल ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर कितनी आनी है आपको नहीं पता। तो हमारा अकाउंट क्या कहता है, हमारा एफआरएफ क्या कहता है, इन दीज केसेस
ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि इस पे एक्सपर्ट लॉयर का क्या कहना है, कितना प्रोविजन बनाना पड़ सकता है, एंड दैट प्रोविजन, दैट प्रोबेबल आउटफ्लो इन फ्यूचर कैन बी मटेरियल, और उसका हो सकता है आपको डिस्क्लोजर या आपको प्रोविजन बनवाना पड़े। तो लीगल एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड नेचर हमारे लिए क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट अकाउंट हो जाता है। पेरोल 65 है, लेकिन आपको लगेगा भैया मेरे को रिस्क नजर आ रहा है, मान लो, और इट इज नियर टू माय पीएम, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि आप इसको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाकर, तो मैं यहां दोनों लिख रहा हूं, यस भी लिख रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो इसको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाकर भी हम इस पे काम कर सकते हैं। कैश एंड बैंक, बेटा दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, कैश एंड बैंक हमेशा हमारे लिए सिग्निफिकेंट अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा कैश एंड बैंक परचेज सेल से ही सारा फ्रॉड वगैरह, सारा मिसस्टेटमेंट वगैरह घूमता है। तो कभी भी कैश एंड बैंक का नंबर छोटा अगर आपको मिले तो उसे छोड़ना नहीं है, बिकॉज द नेचर इज रिस्की। ठीक है, फ्रॉड होते हैं। शेयर कैपिटल का सिर्फ आप मूवमेंट चेक कर लेंगे तो इसको हम आउट ऑफ स्कोप कर देते हैं, इसको हम इन स्कोप नहीं करेंगे। बस आप मूवमेंट देख लो, मतलब लास्ट ईयर का वर्क पेपर इस साल कॉपी पेस्ट मारो, लिख दो देयर इज नो चेंज, साइन करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये आपने इससे क्या समझा? इससे मैंने समझा सर, जो स्कोपिंग होती है, हम रियल लाइफ में इसको स्कोपिंग बोलते हैं बेटा, इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप स्कोपिंग बोलते हैं, स्कोपिंग करना। ठीक है, तो जो स्कोपिंग होती है आपकी, या फिर इसको दूसरी तरीके से लिखें, इसको लिखते हैं स्कॉट्स। फुल फॉर्म क्या है? सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे सेलेक्ट होगी सर? ऑलवेज मटीरियलिटी प्लस रिस्क, यहां पे आप नेचर ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं, दोनों चीजों को हम कंसिडर करेंगे, उसके बेस पे हम सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक की चर्चा मेरी समझ आई हो। एक बार अगर समझ आ गई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी चर्चा बहुत आगे तक जाएगी और अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। बस एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक आपको सब समझ आया क्या? मैंने आपको बताया कि हम मटेरियलिटी क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना है सैंपल निकालने के लिए। फिर मैंने कहा मटेरियलिटी जो है वो सबसे पहले प्लानिंग स्टेज पे निकलेगी। आपको एक बेस चाहिए जिसे हम बेंचमार्क बोलते हैं, उस पर एक परसेंटेज लगेगा, इसके लिए गाइडेंस देखनी पड़ेगी। परसेंटेज क्या होगा वो आपको नेचर ऑफ अकाउंट रिस्क को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियलिटी निकाल ली, लेकिन हम भैया थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को कम कर लेते हैं कि हमको छोड़ ना दें, तो हमने और कम कर लिया, जिसे पीएम बोलते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बेस पे हम पूरे फाइनेंशियल में बेटा रेलेवेंट अकाउंट, सिग्निफिकेंट अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम रिस्क भी देखते हैं। इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर लिया है। मतलब अब हमें पता है किस एरिया की चेकिंग करनी है और किसको हम अभी के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहां पे अब आप आगे बढ़ सकते हो। मैं मान रहा हूं हमने देखो लेक्चर 1 में किसका एग्जांपल लिया था? परचेज का। और परचेज हमारे एग्जांपल में क्या है? एक सिग्निफिकेंट अकाउंट है, मतलब इसकी हम चेकिंग करेंगे। तो यहां पे आता है स्टेप नंबर 2। अभी हमने मटेरियलिटी कैलकुलेट की है और अभी ना प्लानिंग स्टेज ही कंटिन्यू हो रहा है। अभी मैं स्टेप नंबर 2 पे आया हूं, मतलब यहां पे परचेज इज ए सिग्निफिकेंट अकाउंट। मैं पहली क्लास से लिंक करता हुआ चल रहा हूं। परचेज था जो हमारा सिग्निफिकेंट अकाउंट था, तो अब आप उसकी ऑडिट कर रहे हो। आप मुझे बताओ, लेक्चर 1 से लिंक करना। नाउ ऑन दी ये रूम में रहने दो, ऑन द बेसिस ऑफ पीएम एंड रोमम वी विल सेलेक्ट द सैंपल्स, या इसको दूसरी भाषा में लिखूं, वी विल डिसाइड एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कोई दिक्कत? लेक्चर 1 में चले जाओ। अब हमारे पास पता चल गया परचेज सिग्निफिकेंट अकाउंट है, क्लाइंट से डेटा लेंगे, आईपी टेस्टिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर में डालेंगे, रोमम डालेंगे, मटेरियलिटी हमने निकाली थी, पीएम मटेरियलिटी भी डाल देंगे। पीएम डलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि अकाउंट लेवल पे चेकिंग हो रही है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी डाल दी, सैंपल निकल कर आ गए, हमने सैंपल की चेकिंग की, अजर्शंस की हमने चेकिंग की। यहां पे मिला एक सरप्राइज, इसके लिए मैं कुछ चेंज करता हूं। बोलो मेरे साथ सभी बच्चे कमेंट में, यहां पे मिला एक सरप्राइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ऑडिटर आइडेंटिफाइड ए, अभी मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट लिख रहा, सिर्फ मिसस्टेटमेंट लिख रहा हूं, ए मिसस्टेटमेंट। हमने चेकिंग स्टार्ट कर दी सैंपल की, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वी आइडेंटिफाई ए मिसस्टेटमेंट। अब क्या करें बताओ, यहां पे बताओ अब क्या करेंगे सर? अब ना
ऐसे 320 के साथ एक नया स्टैंडर्ड भी आएगा, कहेगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन मार्क का आंसर बताओ कौन सा स्टैंडर्ड देगा। अब आएगा एक नया स्टैंडर्ड कि अब वो कहेगा कि मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, आप मत करो। मटेरियलिटी, तुमने अपनी मटेरियलिटी निकाल दी, अब तुम ज्यादा नहीं समझदार बनो, मेरे को भी मौका दो, मैं बताऊंगा। अब अगर ऑडिटर को एक मिसस्टेटमेंट मिलती है तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, अब तुम ज्यादा बातें नहीं करो, अब आगे की बातें मैं करूंगा। बताओ वो स्टैंडर्ड कौन सा है, लिखो जल्दी लिखो अगर किसी को पता है तो। वो स्टैंडर्ड है एसए नंबर, आई एम वेटिंग बेटा, आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड्स। यस, अहमद जी का जवाब आया। ऐसे 450 आता है, वो कहता है इवैल्यूएशन, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। बस इसको अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दी ऑडिट। ये कह रहा है मटेरियलिटी तुम ही सारा काम करोगे तो मैं क्या करूंगा, मेरे को भी तो मौका दो। हमने कहा ले लो मौका तुम बता दो एक मिसस्टेटमेंट मिली, अब उसका क्या करें। बेटा आप लोग ही बताओ मुझे, परचेज का नंबर जो था 750 करोड़ था, आप लोग पहले मुझे बताओ मिसस्टेटमेंट का कोई नंबर बताओ आप। लो जी, मैं अब आपके लिए आगे बढ़ रहा हूं, मजा आ रहा होगा मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को, और अभी तो शुरुआत हुई है बेटा स्टैंडर्ड की। मिसस्टेटमेंट, आप मुझे कोई भी नंबर बताओ, कोई भी। अभी अपन ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं बोली, ध्यान रखना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलोगे तो कान पकड़ के मारूंगा ऐसे। अभी सिर्फ मटेरियल, अभी सिर्फ मिसस्टेटमेंट है बेटा। इंटर के स्टूडेंट पूरा देख सकते हैं, ये इन डेप्थ मटेरियलिटी का आपको स्टैंडर्ड करवाया जा रहा है विद ऑल दी स्टैंडर्ड लिंकिंग। 4 से 5 स्टैंडर्ड के साथ लिंक होता है, वो चारों पांचों स्टैंडर्ड के लिंकिंग के साथ ये पूरा स्टैंडर्ड मैं आज खत्म कर रहा हूं रिया जल्दी बताओ, कोई भी एक मिसस्टेटमेंट का नंबर बता दो, कोई भी एक मिसस्टेटमेंट का नंबर बता दो, बट बताओ जल्दी। मैं ले लेता हूं 6, आप लोग तो बताने में समय लगा रहे हो, मैं ले लेता हूं 6 करोड़। अब ऐसे 450 कहता है कि कितने की गलती है, हमने कहा 6 करोड़, एक दूसरा बच्चा कह रहा है मानव 9 करोड़, तो मानव का भी एग्जांपल ले लेते हैं 9 करोड़। एक और बालक कह रहा है 3 करोड़, मैं 3 करोड़ भी ले लेता हूं, सबको खुश करेंगे। अब आपने कंसेप्ट बताना है, लेकिन अब हमने परचेज की चेकिंग स्टार्ट कर दी, हमने परचेज को सेलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ पीएम, पीएम ने मुझे बताया ये सिग्निफिकेंट अकाउंट है, मैंने चेकिंग स्टार्ट कर दी। अब आप बच्चे मुझे ये बताओ कि 3 करोड़ की गलती है, चलो पहले वाला हम 3 करोड़ ले लेते हैं। आप मुझे बताओ 3 करोड़ की गलती है, आप लोग क्या करोगे। आपने चेकिंग स्टार्ट की, 3 CR की गलती है, हम यहां पे लिख देते हैं आपके लिए। हमारी जो मटीरियलिटी थी वो थी बेटा 10 CR, 100 CR। हमारी जो मटीरियलिटी थी वो 100 CR थी, जो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी थी वो 70 CR थी, और मिस स्टेटमेंट आपके सामने आके खड़ी हो गई है 3 करोड़। पहले का जवाब बताओ भैया, क्या करोगे, क्या करोगे। सर वो तो 450 बताएगा ना। अब 450 में आप गए, देखो मैं बता रहा हूं, थोड़ा फील करो मेरे साथ। आपको एक मिसस्टेटमेंट मिली, आप उस मिसस्टेटमेंट को लेके गए कहां पे, 450 के पास। कितनी मिसस्टेटमेंट मिली, 3 करोड़ की। फिर एक दूसरा कोई सिग्निफिकेंट अकाउंट था, उसमें मिसस्टेटमेंट मिली 6 करोड़ की। आप एक और मिसस्टेटमेंट को लेके गए कहां पे, 450 के पास। फिर एक और मिसस्टेटमेंट मिली किसी तीसरे अकाउंट में, वो 9 करोड़ की थी। आप एक और मिसस्टेटमेंट के पास लेके गए कहां पे, 450 के पास, और आपने 450 के पास जाकर कहा कि बताओ ये 3 अलग अलग मेरे को मिसस्टेटमेंट मिली है, मैं इसका क्या करूं। तो 450 कहेगा पहले तो मुझे ऐसे 320 से पूछकर बताओ। ध्यान से सुनना मेरी बात, 450 क्या कहेगा, पहले मुझे ऐसे 320 से पूछकर बताओ क्या ये तीनों मिसस्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं है। ध्यान से सुनना, ऐसे 450 क्या कह रहा है, गो जाओ, फर्स्ट चेक वेदर। बेटा 450 भी साथ साथ चल रहा है, इस क्लास के बाद तुरंत 450 करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट चेक वेदर मिसस्टेटमेंट इज ए मटीरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि मटीरियल नहीं है तो भाई छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, कैसे बताएंगे, कंसीडर
या फॉलो ऐसे 320। हम गए और उसने हमें वापस भेज दिया। हम गए उसके पास लेकर के 3 में स्टेटमेंट आई, ये बताओ क्या करें। उसने कहा भैया पहले ये बताओ ये स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है। अगर मटेरियल है तो मैं बताऊंगा क्या करना है, मटेरियल नहीं है तो छोड़ दो। तो अब आप बताओ इन 3 में से कौन सी मिसस्टेटमेंट मटेरियल है और कौन सी नहीं है। ये बेटा सब आपकी बुक से बहुत एडवांस करवा रहा हूं मैं, आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में या आपकी किताबों में ये बातें नहीं हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट कंटेंट पढ़ाने का मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल कंटेंट पढ़ाऊंगा रियल लाइफ में क्या होता है। और मैं आपको पूरी, देखो एक पीपीटी मैंने बना रखी है, ये पीपीटी मैंने बना रखी है, इसे पूरा हम, ये बिग 4 बेस्ड पीपीटी है, रियल लाइफ में कैसे आपकी मटेरियलिटी कैलकुलेट की जाती है पूरा आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। क्या, ताकि पहले एग्जाम का पूरा देख लेते हैं, फिर एक एडवांस लेवल पे देख लेंगे। और अगर आपको ये पूरी पीपीटी चाहिए हो तो ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा सीए कपिल गोयल मेन टेलीग्राम चैनल है, सीए फाइनल ऑडिट नोट्स जो है, सीए इंटर ऑडिट नोट पे भी डाल देंगे, ये तो वो बच्चे भी रेफर कर लेंगे, तो ये वहां पे आपको मिलने वाली है। लो जी बताओ, कोई बताएगा क्या मुझे ये बात, कोई बता सकता है? मानव कह रहे हैं सर 9 CR हमारे लिए मटेरियल है। नहीं भैया देखो, इसका मतलब ये 6 करोड़ मटेरियल है या नहीं है, ये 9 करोड़ मटेरियल है या नहीं है, ये 3 करोड़ मटेरियल है या नहीं है, इसके लिए आप एक नई मटेरियलिटी तो दो हमें। बिना मटेरियलिटी के कोई कैसे बता पाएगा कि ये 3 नंबर में से कौन सा मटेरियल है कौन सा नहीं है। इसका मतलब हम एक तीसरी मटेरियलिटी भी निकालते हैं बेटा, थर्ड मटेरियलिटी। उसको रियल लाइफ में क्या बोलते हैं बताओ? उसको रियल लाइफ में बोलते हैं AMPT, ठीक है। वो जनरली क्या होता है, जो आपकी मटेरियलिटी होती है ना, उसका 2 से 5% हो सकता है। हमारे केस में हम 5% रख लेते हैं, दैट इज 5 CR। AMPT की फुल फॉर्म क्या होती है सर? ऑडिट मटेरियलिटी पोस्टिंग थ्रेशोल्ड, कि भैया पोस्टिंग किस से ऊपर की अमाउंट पोस्टिंग करवानी है, एक थ्रेशोल्ड निकालते हैं हम, ठीक है। जो कि हमने मेन मटेरियलिटी का 5 ले लिया। सर मैं 3 लेता, ले ले, अगर रिस्क ज्यादा है तो 3 ले लो, फिर 3 करोड़ से ऊपर की सारी ठीक करवाएंगे। मेरे को रिस्क कम लगा, मैंने 5 ले लिया, तो इट्स ऑल ऑडिटर जजमेंट और रिस्क। तो ये तीसरी, इसको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। अगर मान लो रियल लाइफ में कभी इंटरव्यू दे रहे हो तो आप थ्रेशोल्ड के नाम से भी बोल सकते हो कि सर एक थ्रेशोल्ड लिमिट निकालनी पड़ती है, जो कि मटेरियलिटी का ही एक परसेंटेज होता है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट हमें ये बताएगा जब हमने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंट चेक किया और उसमें अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है। अब आप मुझे बताओ कौन सी मिसस्टेटमेंट मटेरियल है यहां पे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चैट रनिंग है ना? हाँ जी, जल्दी बताओ। सर 6 करोड़ क्या 5 से बड़ा है? तो यस इट इज मटेरियल। क्या 9 करोड़ 5 से बड़ा है? यस इट इज मटेरियल। क्या 3 करोड़ 5 से बड़ा है? नहीं सर इट इज नॉट मटेरियल। तो हम 3 करोड़ को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। हालांकि और इसकी बातें ना ऐसे 450 में, अब हम 450 के पास जाएंगे, अब हम 450 के पास जाएंगे। 450 वो कहेगा हाँ बता, हमने पता कर लिया, हमारी AMPT जो है वो 5 करोड़ है। उसने कहा ओके नाउ माय वर्क विल स्टार्ट, अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। उसने कहा बताओ क्या करना है। उसने कहा देखो, अब यहां पे ऐसे 450 की शुरुआत कर रहा हूं मैं, ऐसे 320 तो खत्म हो गया टेक्निकली। ऐसे 320 बस 3 मटेरियलिटी को कैलकुलेट करने की बात करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। 320 कहता है बस आपको 3 मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है और आपको सिग्निफिकेंट अकाउंट को सेलेक्ट करके चेकिंग करनी है, और अगर कोई गलती मिले तो इससे ऊपर की अगर गलती है तो आपको ठीक करवानी है। अब वो गलती कैसे ठीक करवानी है? वो 450। अब हम आ गए 450 में। बड़ा मजा आ रहा हो तो प्लीज तालियां बजाना। तालियां कैसे बजाएं? वीडियो को लाइक कर कर। ऐसे 450, ऐसे 450 में आप पहुंच गए। वो कहता है इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। मैं बताऊंगा कैसे इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले देखो मिसस्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 हमारी है 6 करोड़, 9 करोड़, 3 करोड़। देखो इसके लिए तो वो सिंपल बोलता है लिख दो इग्नोर, और लिख देना वाई इग्नोर? बिकॉज इट इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। सर ऐसे तो हम हर एरिया में इग्नोर करते करते उसको मटेरियलिटी से बड़ा कर देंगे बेटा। उसके लिए फिर हम आखिरी में टोटल करते हैं कि हमने कितना इग्नोर किया, दैट शुड बी बिलो माई PM। वो एक अलग बात है, उतना डिटेल में अभी मत जाओ, आप नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो 6 करोड़ और 9 करोड़ का नंबर है ना, 450 क्या कहता है, हालांकि कल हम डिटेल में करेंगे, आज फिर भी बता रहा हूं। ये कहता है आप कोशिश करो कि मैनेजमेंट के पास जाओ। सबसे पहले क्या होगा भाई, आप लोग बताओ,
दो गलती मटेरियल आपके लिए, मैं कह रहा हूं तीनों ही गलती आपके लिए है, आपने आइडेंटिफाई कर रखी है। स्टेप 1 क्या होगा आप बताओ, स्टेप 1 क्या होगा ऐसे केस में, बता दो भैया। अपना जनरल नॉलेज यूज करो, स्टैंडर्ड तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अपने आप से बातें करो कि इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको खुद ही स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड में क्या लिखा होगा। सर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएंगे और इन स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, हाँ या ना? ठीक है जी। सर इनका हम रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि रीजन क्या है, यस और नो। इनका इंपैक्ट देखेंगे, क्या इस एक में स्टेटमेंट का इंपैक्ट दूसरे अकाउंट पे आ रहा है क्या, देखेंगे सर कहीं ये इंटेंशनल तो नहीं है। ऐसा क्यों देख रहे हो सर, अगर इंटेंशनल हुआ तो फ्रॉड रिस्क भी तो हो सकता है ना, और अगर फ्रॉड रिस्क हुआ तो अदर एरिया भी इंपैक्टेड हो सकता है। यो ये वाली बात है, मैंने कहा हाँ जी। तो सबसे पहले हम बेसिक ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2। बेटा मजा आ रहा है, कमेंट करें प्लीज, मजा आ रहा है ये भी बताइएगा। स्टेप नंबर 2, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। सर हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करोगे बाबू, कि करेक्ट दी मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब ये जितनी भी मिसस्टेटमेंट है इनको आप करेक्ट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या करेगी ये बताओ। मैनेजमेंट के बाद दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हमारी मैनेजमेंट क्या कर देगी, मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर देगी, तो ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, हम ऑब्टेन करेंगे क्या, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। हम अपना जो उन्होंने ट्रांजैक्शन को ठीक किया है हम उस पर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, एविडेंस ऑब्टेन करेंगे और कंक्लूजन ओके कर देंगे, कंक्लूजन फ्रेम कर देंगे ट्रू एंड फेयर, क्योंकि उन्होंने ठीक कर दिया। लेकिन अगर वो करेक्ट ना करें, नॉट करेक्टेड, या दोनों सिचुएशन हो सकती है। आपके पास टोटल मिसस्टेटमेंट कितनी है, 3, उन्होंने कहा 2 करेक्ट कर देंगे, 1 करेक्ट नहीं करेंगे, पार्शियल भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप वो करेक्ट नहीं करते हैं, सोचो आप मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट कह रही है भैया हम नहीं करेंगे, ठीक है आप देख लो आपको क्या करना है, तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली दोबारा रीजन देखोगे, दोबारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर देखोगे, हाँ या ना, और आप देखोगे इसका मेरी ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट आएगा। सिर्फ इतना देखेंगे क्या, नहीं, इसके अलावा आप एक स्टैंडर्ड पढ़ते हो बेटा, उस स्टैंडर्ड का नाम है एसए नंबर 580 WR, जो बोलता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे और बोलेंगे कि भैया मेंशन करके दो, लिख कर दो कि ये जो मिसस्टेटमेंट है, ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये आपकी नॉलेज में मिसस्टेटमेंट नहीं है, आप लिख कर दो हमें, और इसका रीजन भी लिखो कि आप क्यों नहीं मानते हो कि ये मिसस्टेटमेंट क्यों नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने एसए 580 का WR ले लिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया, मैनेजमेंट हमें लिख के दे देगी कि दीज आर द मटेरियल, दीज आर द मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, बट दीज आर रीजन वी डोंट बिलीव दैट दीज आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दीज आर मिसस्टेटमेंट। तो ऐसे केस में अगर मैनेजमेंट लिख के दे देती है, तो क्या मैं अपना ओपिनियन जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे दूं, या मेरा ओपिनियन तो इंपैक्टेड ही रहेगा, क्वालिफाइड या मॉडिफाइड जो भी आप दोगे वो जाएगा। जल्दी बताओ। सर हमारा ओपिनियन वही जाएगा जो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी नॉलेज में तो वो मिसस्टेटमेंट है ही है। तो बेटा हम क्या करते हैं, एक WR लेते हैं, इस WR को किस नाम से जानते हैं रियल लाइफ में वो भी आपको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं, कोई किसी बच्चे को पता है तो बताओ, इसे बोलते हैं समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस। समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं स्वैड वर्क पेपर। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, स्वैड वर्क पेपर, जिसके अंदर समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस के बारे में आखिरी चीज बता देता हूं। समरी ऑफ ऑडिट, देखो नाम में आ रहा है ना ऑडिट डिफरेंसेस, भाई ये हमारे डिफरेंसेस रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, इसको हम मैनेजमेंट से क्या करवाते हैं, साइन करवाते हैं। ओपिनियन सिंस मटेरियल है तो मॉडिफाइड ही जाएगी, ठीक है, ओपिनियन हमेशा मॉडिफाइड ही जाएगी,
लेकिन ऑडिटर के पास एक एविडेंस हो गया, देखो जी हमने तो गलतियां आइडेंटिफाई की थी, इन नालायकों ने ही ठीक नहीं की। ये था हमारा लिंकिंग। कहाँ कहाँ से लिंक, अरे एक चीज तो रह गया, एक चीज तो रह गया। जब मैंने आपको ये बोला कि अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली और मैनेजमेंट उसे ठीक ना करे तो क्या कंसिडर करना, या मैंने लिखा है क्या कंसिडर करना, फ्रॉड रिस्क फैक्टर कंसिडर करना। और बेटा जब फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है ना तो एक और नया स्टैंडर्ड आता है कि मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। और वो स्टैंडर्ड का नाम बताएगा कोई मुझे क्या होता है? सर हम बताएंगे, हमें पता है सर। वो स्टैंडर्ड होता है SA 240 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड। इतना ही नहीं, अगर फ्रॉड मिलता है ना तो एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन कहेगा मेरी भी सुन लो, मैं भी कुछ बताना चाहता हूं। कौन सा सेक्शन बताओ? सेक्शन 143(12) वो कहेगा कि अगर आपका फ्रॉड 1 करोड़ से ऊपर लग रहा है आपको, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। इतना ही नहीं, एक और रिक्वायरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बताओ क्या? कारो 2020 में भी रिपोर्ट हो जाएगा। ओ माय गॉड, समझ आया? हाँ जी समझ आया सर। तो आपने क्या देखा, SA 450 हमने पढ़ना स्टार्ट किया, SA 320 अभी खत्म नहीं हुआ है, 320 अब दोबारा से चालू होगा। SA 320 हमने पढ़ा, हमने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद हमने एग्जीक्यूशन किया। एग्जीक्यूशन में अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिला तो मटेरियल क्या है या नहीं है वो 320 ने बता दिया। उसको डील कैसे करना है वो 450 ने बताया। 450 ने बताया कि 580 का एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लो, अगर फ्रॉड है तो 240 भी लगा लो, और अगर फ्रॉड बड़ा है तो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी देख लो, और साथ ही साथ कारों की रिक्वायरमेंट भी देख लो। तो यहां से ये पूरी सीरीज ऑफ लिंकिंग आई होप आपको समझ आई हो। अब SA 320 का पार्ट 2। सर इतना बड़ा SA 320? अरे बाबू अभी तो शुरुआत हुई है। पार्ट 2 SA 320 मटीरियलिटी। अभी हमने पढ़ा था SA 320 का नाम क्या था, याद है? मटीरियलिटी एट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने क्या था, पार्ट 1 यहां लिख देता हूं, पार्ट 1। अरे क्या हो रहा है? पार्ट 1 ये हैंड रिटन नोट सारे ड्राइव पे और आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। अब हम आ गए पार्ट 2, मटीरियलिटी एट परफॉर्मिंग। ये बहुत छोटा 2 मिनट का डिस्कशन है बस, या एग्जीक्यूशन। इसको मैं लिंक करवाऊंगा ऐसे 315 से। ये लिंकिंग ना बुक में नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना, ये आपको करनी है एग्जाम में। ऐसे 4 स्टैंडर्ड की लिंकिंग मारता है। तो अब आप मुझे बताओ मटीरियलिटी एट परफॉर्मिंग और एग्जीक्यूशन ये क्या है? देखो जी, हमने प्लानिंग स्टेज पे मटीरियलिटी निकाली। प्लानिंग स्टेज पे जब आप मटीरियलिटी निकालते हो, सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताएं, क्या कंपनी के फाइनेंशियल फाइनल होते हैं क्या? आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, अभी मैं रियल लाइफ के वर्क पेपर्स भी दिखाऊंगा, वहां भी मैं दिखाऊंगा कि हम देखो किस तरह से नंबर को कम करते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो आप प्लानिंग स्टेज पे प्लानिंग स्टेज पे जब मटेरियलिटी निकालते हो तो क्या कंपनी के फाइनेंशियल फाइनल है क्या? सोचकर बताना है, कोई जल्दबाजी नहीं। नहीं सर, कंपनी के फाइनेंशियल उस टाइम पे फाइनल नहीं होते, ड्राफ्ट फाइनेंशियल होते हैं। अगर मान लो मैं चला गया हूं ऑडिट करने जनवरी में जा सकते हैं? अरे क्यों नहीं जा सकते भाई, हम 10 महीने 11 महीने के फाइनेंशियल का ऑडिट कर लेंगे, 10 महीने का कर लेंगे, बाद में 2 महीने का देख लेंगे, तो जा सकते हैं। लेकिन हमें मटेरियलिटी तो 12 महीने की निकलेगी ना। ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि मटेरियलिटी इंटरिम की मटेरियलिटी हम 9 महीने की मटेरियलिटी निकाल लो। नहीं, हमें ऑडिट तो क्योंकि 12 का ही करना है, हम पार्ट में कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम? ऐसे केस में हम ना, आप समझो, फाइनेंशियल को एक्स्ट्रा पॉपुलेट कर लेते हैं, हम अजम्पशन बेस्ड फाइनेंशियल क्रिएट कर लेते हैं। अरे सर कैसे? अरे देखो ना, बड़ा आसान होता है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? 2-3 रीजन है। रीजन 1, परफॉर्मिंग पे मटेरियलिटी क्यों निकाली जाती है? रीजन नंबर 1 चेक करनी पड़ती है मैंडेटरली। आपने प्लानिंग स्टेज पे आपके पास 10 मंथ का डेटा था, जैसे कि रिवेन्यू पर मंथ था, रिवेन्यू 50 लाख पर मंथ का एक एवरेज आ रहा था। तो बताओ बेटा 10 महीने का रिवेन्यू कितना आ रहा होगा बुक्स में? 5 करोड़। तो क्या आप इससे 12 मंथ का डेटा बना सकते हो क्या? 12 मंथ का डेटा बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं सर। 5 करोड़ की एवरेज ले लो तो आप क्या बोलोगे? 6 करोड़। ठीक है, हमने यही किया।
हमने रिवेन्यू के बेस पे मटेरियलिटी निकाली, हमने 6 करोड़ का नंबर को माइंड में रखा और मटेरियलिटी निकाल दी। बट एट ईयर एंड हमने मान लो 10% मटेरियलिटी निकाली थी, तो बेटा 10% कितनी हो गई? 60 लाख। हमने 60 लाख से ऊपर की सारी चीजें चेक कर दी, इसीलिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलती है। मैं बता रहा हूँ लॉजिक यही है कि आपने देखो 60 लाख लिया, ये मटेरियलिटी है, फिर इसका हमने पीएम निकाला होगा 60 लाख का, लेट से 70% करना कितना होता है, या आप एक काम करो 80% करो, कितना होता है 48 लाख। ठीक है, ये पीएम हो गई। लेकिन फिर भी अभी आगे चलते हैं। बट एट द ईयर एंड कंपनी को कोई नेगेटिव न्यूज मिलती है जिससे कि अगले 2 महीने का रिवेन्यू सिर्फ 10 लाख होता है। सिर्फ कितना होता है? 10 लाख। अगले 2 महीने का आपने लिया कितना था? 1 करोड़। तो टोटल रिवेन्यू कितना रहा एट द एंड ऑफ द ईयर? 5.10 CR, इसका 10%, ठीक है, तकरीबन 51 लाख रुपए। आपने मटेरियलिटी कितनी ले ली थी? 60 लाख, और यहां पे मटेरियलिटी होनी चाहिए थी 51 लाख। मतलब प्लानिंग स्टेज पे हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया। तो क्या ऐसे केस में, अब आप ना विजुअलाइज करो, मटेरियलिटी को हमने किसके लिए यूज किया होगा? NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सैंपल। अगर मेरी मटेरियलिटी ही गलत हो गई तो क्या मेरे सैंपल चेंज नहीं हो जाएंगे अब एग्जीक्यूशन स्टेज पे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो आपको नहीं लगता मुझे ये प्लानिंग पे जो मैं डेटा, अगर इस तरह का डेटा लेता हूं, तो मुझे एग्जीक्यूशन स्टेज पे वापस जब फाइनेंशियल फाइनल हो जाते हैं तो चेक करना होता है ये चीज सही है या नहीं है। अगर उल्टा हो जाता तो देखो, इस वाले केस में ना रिस्की सिचुएशन है, अब आपको दोबारा से ऑडिट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सैंपल चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं इसके अपोजिट हो जाए तो सिचुएशन, इसके अपोजिट मतलब मान लो आपने प्रॉफिट सोचा था कि अगले 2 महीने की सेल 1 करोड़ होगी, बट अगले 2 महीने की सेल 2 करोड़ रुपए हो गई, तो जो रिवेन्यू था वो 5 से 7 करोड़ हो गया। उल्टा केस लेते हैं, सेकेंड केस, रिवेन्यू 7 करोड़ हो गया, आप उसका 10% लेंगे तो 70 लाख लेंगे। तो क्या ये रिस्की सिचुएशन है? ये रिस्की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि आपको 70 लाख से ऊपर वाले आपके लिए सारे अकाउंट सिग्निफिकेंट है। लेकिन हमने तो ऑलरेडी 60 लाख से ऊपर की सारी चेकिंग कर रखी है, ज्यादा ही कर रखी है ना यार, कम नहीं कर रखी। इस वाले केस में हमने कम, इस वाले केस के हिसाब से देखें तो हमें चेकिंग और ज्यादा करनी थी। तो 70 लाख है तो मतलब 70 लाख से ऊपर की चेकिंग, हमने तो ऑलरेडी 60 कर रखी है, ऑलरेडी ज्यादा चेकिंग कर रखी है। तो ये वाली सिचुएशन क्या है? रिस्की सिचुएशन है। तो हमें ना एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी आके मटेरियलिटी को रीएसेस करना पड़ता है। बोलो मेरे साथ, हमें एग्जीक्यूशन स्टेज पे आके मटेरियलिटी को रीएसेस करना पड़ता है। और अगर रीएसेस में मटेरियलिटी कम हो जाए तो अपना माथा फोड़ ही लेना। अगर मटेरियलिटी एग्जीक्यूशन स्टेज पे आके कम हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। अब एक बात बताओ, सेकेंड सिचुएशन, रीजन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कभी हो गया तो सिर्फ मटेरियलिटी चेंज नहीं होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। रीजन नंबर 2, अभी ऊपर हमने क्या बात किया था? जब हमने एग्जीक्यूशन चालू किया तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया? मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, या फिर हमने आइडेंटिफाई किया फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ओ माय गॉड, एग्जीक्यूशन पे आके मुझे कुछ ऐसा मिल गया जो मुझे पहले नहीं पता था। तो अब आप मुझे बताओ, जब प्लानिंग स्टेज पे मैं मटेरियलिटी निकाल रहा था तो मटेरियलिटी का परसेंटेज कितना रहेगा? 1 या 3, 5 या 10? तो आपने 10 लिया था, क्यों? क्योंकि आपको रिस्क कम नजर आ रहा था। लेकिन अब एग्जीक्यूशन पे आपको आके लगता है, ओए माता जी, यहां तो बड़ा रिस्क है, मुझे चेकिंग ज्यादा करनी थी। तो जो प्लानिंग पे मैं मटेरियलिटी निकाल कर आया हूं उसे मुझे वापस से कैलकुलेट करना चाहिए, रीएसेस करना चाहिए, नहीं तो मेरा ऑडिट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? इसकी वजह से क्या करते हो? आप रीएसेस करते हो अपनी मटेरियलिटी को। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी मटेरियलिटी कम हो गई हो, कम हो जाएगी तो? अगर ऐसा होता है तो बताओ क्या होगा? अगर आपकी मटेरियलिटी रीएसेस होती है और वो भी क्या? लेस देन प्लानिंग मटेरियलिटी, लेस देन प्लानिंग मटेरियलिटी, तो आप मुझे बताओ कौन बच्चा इसका इंपैक्ट बताएगा? सर मैं बताऊंगा। इसका इंपैक्ट क्या है? सर इसका इंपैक्ट ये होगा कि आपका NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगा, भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, हमें एक दूसरे स्टैंडर्ड के साथ भी लिंक करनी पड़ेगी।
SA315 जो बोलता है आइडेंटिफाई एनएसएस रोमम। यार एक बात बताओ, जब आपने इनहेरेंट रिस्क निकाला होगा तब आपने इंटीग्रिटी को कंसिडर किया होगा मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट तो बहुत ईमानदार है, कम रिस्क रख लिया होगा। आपने कंट्रोल चेकिंग की होगी, आपको कुछ नहीं मिला होगा, आपने कम रिस्क रख लिया होगा, तो आपने रोमम प्लानिंग स्टेज पे क्या रखा होगा बताओ? प्लानिंग स्टेज पे आपका रोमम क्या रहा होगा? लो। लेकिन अगर मेरे को एग्जीक्यूशन पे फ्रॉड मिल रहा है तो आपको नहीं लगता मुझे इस चीज को भी क्या करना चाहिए? रीएसेस करना चाहिए, रीएसेस दी रोमम। तो यहां पे देखो क्या क्या रीएसेस हो गया, क्या क्या बदल गया। एट दिस स्टेज materiality plus romum both will change and accordingly auditor will decide। क्या डिसाइड करेगा बताओ? लग गए, ऐसे सिचुएशन में तो लग जाती है। विल डिसाइड NTE रिवाइज्ड, पुराने वाला सब खत्म हो गया, रिवाइज्ड NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। वो ये भी सोच सकता है कि पता नहीं हम कंटिन्यू कर भी पाएंगे या हमें छोड़ के चले जाएं। ये था बेटा आपका पूरा SA320 लिंकिंग विथ ऑल द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। अगर मैं बात करूं, ऊपर वाली सारी लिंकिंग तो मैंने आपको करी दी थी, आखिरी में आके हमने रीएसएस की जब बात की तो हमने SA320 प्लस 315 की लिंकिंग भी आपको समझा दी। प्लीज कमेंट करके बताइएगा। प्रैक्टिकल डिस्कशन हो गया है, अभी थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा, चार्ट डिस्कशन होगा, एग्जाम के क्वेश्चन बताए जाएंगे और एक पीपीटी दिखाई जाएगी। बेटा ये बताओ, अब आपको यहाँ पे मेरे से कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। मैंने बहुत अच्छे से मन करके आपको ये स्टैंडर्ड पढ़ाया है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही धुआंधार ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे तो ऑडिट कर रहे होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिल गई तो उस मिसस्टेटमेंट का करना क्या है, डील कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। तो उसके लिए बेटा हमें थ्रेशोल्ड लिमिट निकालनी पड़ती है। थ्रेशोल्ड अभी तो बहुत कुछ है, पता है। आपने अगर कुछ इग्नोर कर दिया, हर वर्क पेपर में आप कुछ इग्नोर करते हुए चले गए, तो कुछ को लगता है कि कुछ नहीं होता इसके बाद। नहीं भैया, आप जो इग्नोर करते हो उसका एक अलग वर्क पेपर बनता है, टोटल होता है। टोटल जो है पीएम से कम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। हमारा जो रिस्क है वो पीएम से नीचे रहना चाहिए इन ऑल द केसेस, चाहे वो मेरा अनकवर्ड पोर्शन हो, मतलब ऐसे एरिया जिनका मैंने ऑडिट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मेरे पीएम से नीचे थे, उन सबका टोटल भी मेरी मटेरियलिटी से नीचे होना चाहिए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबका टोटल करते हैं, उन सभी अकाउंट का लेजर लेते हैं, जेई टेस्टिंग कर देते हैं। सर ये जेई टेस्टिंग क्या होती है आने वाले क्लासेस में समझाऊंगा। जनरल एंट्री रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूं बुक पे लेकर, पहले बुक पे लेके चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन, 4 एग्जाम क्वेश्चन है, चारों बताऊंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, वादा है आपके भाई का, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लो जी, आई होप यू गाइज आर रेडी। SA320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, ठीक है। एक बात और थी, वो कर लूं क्या आपसे पहले? सर पहले ही कर लो ताकि बुक पढ़ाने में हमें मजा आए। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, जो मटीरियलिटी होती है, जो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होती है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के पास ही डिस्कशन कर लेते हैं। ये रही जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है, जो हमने रिवेन्यू की निकाली थी, जैसे कि 70, ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमने रिवेन्यू की निकाली थी ना 70। आप मुझे बताओ, जो ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है, अलग से ही नोट बना देता हूं, नोट फॉर पीएम। आप मुझे बताओ, ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हर अकाउंट के लिए सेम होती है या ये अलग अलग हो सकती है? सोचकर बताओ, क्या ये रिवेन्यू और परचेज के लिए अलग हो सकती है? बताइए सोचकर, या ये सेम रहेगी? मटेरियलिटी हमारे केस में कितनी है? 100। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी हो गई। अब मुझे चेकिंग करनी है, मुझे अकाउंट लेवल पे जाना है, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अकाउंट में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक है रिवेन्यू अकाउंट, एक है परचेज अकाउंट, तीसरा है मेरा अदर एक्सपेंस, ठीक है। बताओ, ये डिफरेंट हो सकती है कैसे?
सर रिवेन्यू जो है वो मेरा हाई रिस्की एरिया है, परचेज जो है वो मेरा हाई रिस्की एरिया है, अदर एक्सपेंस जो है वो मेरा लो रिस्की एरिया है मान लो। तो रिवेन्यू के केस में जो मैं पीएम निकालूंगा वो मैं डेफिनेटली मटेरियलिटी का ही एक परसेंटेज लूंगा। तो मैं क्या करूंगा सर, जो 100 है मेरी उसका लेट से 50% में रखता हूं, तो 50 आ गया मटेरियल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो इसका मतलब क्या है सर, 50 इज द सिग्निफिकेंट अकाउंट। इससे ऊपर का आप सारा डिटेल में देख लो। अगर मैं परचेज की बात करूं, ये भी हाई रिस्क की है, इसके लिए मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितना रख लेता हूं, 50। लेकिन सर अदर एक्सपेंसेस ना इतना रिस्की नहीं है, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक काम करो, बड़ा नंबर ले लो इसके लिए, 80 ले लो, उससे नीचे का कोई ज़्यादा कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पीएम बेटा ये इंडिया में कोई नहीं बता पाएगा, ये बातें ना इंडिया लेवल पे भी लोग नहीं जानते। सही बताऊं, स्मॉल फर्म्स वाले लोगों को तो पता भी नहीं कि अकाउंट लेवल पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अलग अलग हो सकती है। हाँ, बिग फोर में अगर आप काम कर रहे हो, आप लिस्टेड क्लाइंट्स कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको ये सारी बातें पता होंगी। पीएम कैन बी डिफरेंट फॉर अकाउंट्स और अजर्शंस। चलो जी, अब मैं पढ़ा देता हूं, बस ये मेरे को एक बात बतानी थी ताकि मेरे को यहां कुछ भी ना समझाना पड़ेगा। लो जी, पहले मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात है ये, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या रीड करना है और क्या याद करना है। तो सिंप्लीफाई कर देंगे आपके लिए, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें से भी 2 बता दूंगा जिनके 5 पॉइंट याद करने हैं। 2 को सिर्फ आप रीड करके चले जाना, बाकी पूरा कंटेंट आप स्किप कर देना। सर फिर आपने बुक में इतना ज्यादा क्यों डाल रखा है? आप रहने दो प्लीज इस रूम को। बुक में इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि एमसीक्यू का जमाना है, तो एक बार अगर आपको रीड करवा देना वो कंसेप्ट दिमाग में रहेगा बस। तो कल को कहीं पे भी कोई इंटरलिंकिंग करनी हुई, कल को यार इंटरव्यू में कहीं पे कुछ आपने कुछ बताना हुआ, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि हमने नहीं पढ़ा, हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं था, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आते थे। ऐसा नहीं बोल सकते ना। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सब आता है, आप कुछ भी बता सकते हो। चलो जी, अब मैं आपके लिए ये स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ। सबसे मेन बात स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ से, डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या कर रहा है, प्लानिंग स्टेज पे निकाल रहा है क्या, मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। मटीरियलिटी निकलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, अजर्शन लेवल पे जब जाएंगे तो पीएम निकालेंगे। प्लीज रीड कीजिएगा मेरे साथ। देखिए स्क्रीन पे आपको सही दिख रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या स्क्रीन पे आपको ठीक से दिख रहा है फॉन्ट? प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या स्क्रीन पे आप लोगों को फॉन्ट सही से दिख रहा है? देखिए, When establishing मटेरियलिटी कब निकालेंगे, प्लानिंग स्टेज पे। तो ऐसे 300 याद है आप लोगों को, स्ट्रेटेजी बनाते थे, प्लानिंग करते थे, उसी टाइम पे हम मटेरियलिटी निकालेंगे और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालेंगे। देखिएगा, when establishing the overall audit strategy the auditor shall determine materiality for the financial statement as a whole। मतलब पूरे फाइनेंशियल की मटेरियलिटी निकालेंगे। if there is one or more particular item which misstatement of lesser amount than the materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है हम फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टेज पे एक निकालेंगे क्या, मटेरियलिटी, ठीक है। लेकिन कह रहा है कुछ ऐसे एरिया भी हो सकते हैं जहां पे मटेरियलिटी से लेसर अमाउंट, छोटा अमाउंट अगर मिसस्टेटमेंट हो उससे छोटे अमाउंट का, स्टिल कैन रीजनेबली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। तो वो भी आपका क्या है, मटेरियल है आपके लिए। एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए। मैंने कहा मटेरियलिटी जो है 50 लाख रुपए, तो आपका कहने का क्या मतलब क्या होगा कि 50 लाख से ऊपर के सारे अकाउंट सिग्निफिकेंट अकाउंट है। लेकिन दूसरी बात क्या कह रहा है, कुछ ऐसे एरिया भी हो सकते हैं जहां पे उससे लेसर अमाउंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 20 लाख की स्टिल मेरे लिए मटेरियल है कि आर्म लेंथ प्राइस पे हुआ है या नहीं हुआ है, स्टिल कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। वो भी मटेरियल है, ध्यान रखना। तो यूजर को ध्यान में रखते हुए आप निकालना, दैट कैन ऑल्सो बी ए मटेरियल। उसके बाद क्या बोलता है, द ऑडिटर शैल ऑल्सो डिटरमाइन द मटेरियलिटी लेवल और लेवल टू बी अप्लाई टू दोज पर्टिकुलर आइटम। तो जो वो आइटम होती है ना जो लेसर अमाउंट की भी इंपैक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो इनके लिए आपको मटेरियलिटी अलग निकालनी होगी, क्योंकि यहां पे लेसर अमाउंट भी इकोनॉमिक डिसीजन चेंज कर सकता है यूजर का। समझ आया? उसके बाद क्या कहता है, देखिए दूसरे पैराग्राफ में यहां पे बात हो गई क्या निकालने की, मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की। अब कहेगा कि आप क्या निकाल लो, एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। देखो
The auditor shall also determine performance materiality for the purpose of assessing the ROMAM. आप भैया एक पीएम भी निकाल लो अकाउंट वाइज पे for assessing the ROMAM and determine the NTE of further audit procedure. आप एक पीएम भी निकालो जो आपको बताएगा, एक तो रोमम में हेल्प करेगा, दूसरा आपको बताएगा किसी एरिया की कितनी चेकिंग करनी है, कितने सैंपल निकालने हैं. तो पीएम विल हेल्प अस किसमें जी, रोमम प्लस NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ये दोनों पैरा बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करने हैं. यहाँ पे कोई आपको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट ए रीडिंग बट विद अंडरस्टैंडिंग. समझ आना चाहिए बोलना क्या चाह रहा है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल. इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर सकते हैं. ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है, इंटर लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है कि मटेरियलिटी निकालनी है तो एक बेंचमार्क चाहिए. देखिएगा, बेंचमार्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी कैप्शन हो सकता है. डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल, मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, प्रोफेशनल जजमेंट. आपने बेंचमार्क सेलेक्ट किया, अब उस पर एक परसेंटेज लगाएंगे. ए परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू ए चूज्ड बेंचमार्क एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल. फिर उसका एक पार्ट लेंगे पीएम. फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क इंक्लूड द फॉलोइंग. क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं बताओ भैया, क्या क्या फैक्टर होंगे. नंबर 1, द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल के क्या क्या एलिमेंट है उसके बेस में मटेरियलिटी निकाल सकते हैं, जैसे एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, पीपीएनई. any one factor we can select, it depends on the auditor judgment and other relevant factors. other relevant factor क्या है देखिए. तो आपने सबसे पहले element of financial देखा. दूसरा कहता है whether there are item on which the attention of the user of particular entity financial statement tends to be focused. कोई ऐसी आइटम है क्या जहां पे यूजर का फोकस है, यूजर का फोकस है. बेटा एक बात बताओ, हम मटेरियलिटी किसको ध्यान में रखते हुए निकाल रहे हैं, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक कंपनी के यूजर, स्टेक होल्डर्स, उनका बताओ सबसे ज्यादा फोकस कहां होता है, कमेंट करके बताओ. एक कंपनी के स्टेक होल्डर का सबसे ज्यादा फोकस कहाँ होता है, सर प्रॉफिट पे होता है. कहाँ होता है, प्रॉफिट पे होता है. तो जनरली अगर कोई कंपनी स्टेबल है, काफी सालों से चलती आ रही है, तो प्रॉफिट है, तो हम उस कंपनी के मटेरियलिटी किस बेस पे निकाल लेते हैं, प्रॉफिट के बेस पे निकाल. तो यूजर देखो कहाँ पे फोकस है, अगर वो बेंचमार्क रेलेवेंट है, सही है, ले लो. लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी नई नई स्टार्ट हुई है, वो भी लॉसेज में है, उसका अभी ब्रेक इवन भी नहीं हुआ, तो क्या उस केस में हम ये लेंगे, क्या प्रॉफिट लेंगे, क्या यूजर किस पे फोकस कर रहा है वो कंसिडर करेंगे क्या, नहीं. तो हमें लाइफ साइकिल भी देखना होता है, कंपनी किस लाइफ साइकिल में है. उसके अलावा अगर कोई बेंचमार्क बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है तो वो लेंगे क्या, नहीं सर, स्टेबल बेंचमार्क ही लेना पड़ेगा. तो अगला पॉइंट क्या आता है, यूजर से ही लिंक होके आया. अगला पॉइंट कि द नेचर ऑफ द एंटिटी, कंपनी का नेचर क्या है, वेयर द एंटिटी इज इन इफ लाइफ साइकिल एंड द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स. कंपनी का बिजनेस का नेचर क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, और उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो आपने इनहेरेंट रिस्क निकालते टाइम कंसिडर किए थे, वही सारे आप मटेरियलिटी निकालते टाइम भी कंसिडर करोगे. उसके बाद क्या बोलता है, ओनरशिप स्ट्रक्चर. ठीक है, ये सब आपने इनहेरेंट रिस्क को जब आप रोमम निकालते हो वहां पे भी आता है. यू हैव टू ऑब्टेन एंटिटी अंडरस्टैंडिंग, और उसमें आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, वो सारे पॉइंट आपके यहाँ पे रिपीट है. एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस, सेम कॉपी पेस्ट पॉइंट है जो रोमम निकालते हुए आप देखते हो. द वे इट इज फाइनेंस, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एंटिटी इज फाइनेंस स्लोली बाय डेट रादर देन इक्विटी. बताओ कोई एंटिटी है जिसमें डेट ही डेट है, तो वहाँ रिस्क ज्यादा है, कम है, ज्यादा रिस्क है. इक्विटी है, रिस्क कम है. यूजर में पुट मोर एम्फेसिस ऑन एसेट एंड क्लेम ऑन देम देन ऑन इक्विटी अर्निंग. ठीक है जी. एंड द रिलेटिवली वोलाटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क. तो आप सभी बच्चे मुझे 5 पॉइंट सिर्फ रीड करेंगे, कमेंट नहीं करने आपने. 5 पॉइंट बताओ कौन कौन से हैं बेंचमार्क के, और ये 5 पॉइंट, दीज 5 पॉइंट आपको लर्न करने हैं. इसका मतलब बाकी सब सिर्फ रीड करना है, अपने को समराइज्ड कर देना, एक पेज में ले आना है स्टैंडर्ड, याद करने वाला पोर्शन सिर्फ 1 पेज में ले आऊंगा मैं, बाकी सब सिर्फ रीड करना और एग्जाम के आसपास छोड़ भी सकते हो. 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर का फोकस कहां पे है, नेचर ऑफ एंटिटी, लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, और उसके बाद वोलाटिलिटी. ये वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हो आफ्टर रीडिंग, स्किप आफ्टर रीडिंग, समझ लेना बस एक बार. ये वही बात है जो मैंने आपको बताया था, अगर हम रिवेन्यू के बेस पे मटेरियलिटी निकाल रहे हैं तो एक छोटा परसेंटेज लगेगा,
प्रॉफिट के बेस पे निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ा परसेंटेज लगेगा। बस उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया है, बस एक बार पढ़ के छोड़ दो। सर आप बुक में ही मत डालते, नहीं बेटा, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल ऑफ बेंचमार्क दैट में बी एप्रोप्रिएट, कौन सा बेंचमार्क एप्रोप्रिएट रहेगा? डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांस ऑफ द एंटिटी, इंक्लूड कैटेगरी ऑफ रिपोर्टेड इनकम सच एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। Example of benchmark that may be appropriate depend on the circumstance of the entity, include category of reported income such as profit before tax PBT, total revenue, gross profit, total expense, total equity और net asset। ये ऊपर आ गया, कोई भी एक benchmark हो सकता है। Profit before tax from continuing operation is often used for profit oriented entity, क्योंकि जनरली यूजर का फोकस वहीं पे होता है। When profit before tax from continuing operation is volatile, other benchmark may be more appropriate such as GP or total revenue। Determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involve the exercise of professional judgment। ऊपर भी पढ़ लिया आपने। There is a relationship between the percentage and the chosen benchmark। अलग अलग benchmark पे अलग अलग percentage लगेगा, ठीक है। Such as a percentage applied to a PBT, profit before tax from continuing operation, will normally be higher than a percentage applied to revenue, ठीक है जी, क्योंकि वो नंबर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑडिटर में कंसिडर 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन टू बी, ये सब छोड़ दो। तो बेटा इसको ना आप सिंपली रिमूव कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ तो आएगा ही बातें मेरी, और मेरा हैंड रिटन चार्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक क्या दिया है? सिर्फ 5 पॉइंट। तो ये बेटा कौन से लेवल की मटेरियलिटी थी? प्लानिंग लेवल की मटेरियलिटी थी। क्वेश्चन नंबर 1 डन कि हमें बेंचमार्क सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भैया सिर्फ प्लानिंग लेवल पे मटेरियलिटी नहीं बनेगी, आपको मटेरियलिटी को रिवाइज भी करना पड़ सकता है एज दी ऑडिट प्रोग्रेस, मतलब एग्जीक्यूशन पे मटेरियलिटी को बदलना पड़ सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए। एक केस स्टडी आ सकती है इस पे अलग अलग तरह की, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि मटेरियलिटी कब रिवाइज करेंगे और अगर मटेरियलिटी रिवाइज होती है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। याद रखना मटेरियलिटी रिवाइज कब होगी? जनरली जब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है, जब कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, तो उस केस में सिर्फ रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी की बात मत करना, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड में सिर्फ रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी की बात लिखी है, लेकिन आपको दूसरे स्टैंडर्ड से लिंक करना पड़ेगा। ऐसे केस में ऐसे 315 का रोमम भी रिवाइज होगा, ऐसे 240 का फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा। तो आंसर में आपको वो लिंकिंग भी करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्या कहता है देखिए, कब मटेरियलिटी रिवाइज होगी? The auditor shall revise materiality for the financial statement as a whole and if applicable, financial statement as a whole मतलब financial statement level materiality, and if applicable the materiality level or levels, level और levels, देखो क्या लिखा है, level और levels, बताओ क्यों लिखा है ये? क्या कहता है? If applicable the materiality level or levels for a particular class of transaction, account balance और disclosure। किस materiality की बात कर रहे हैं? PM की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मटेरियलिटी को रिवाइज करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रिवाइज करना है। ये क्यों लिखा है लेवल और लेवल? क्योंकि पीएम आपकी एक भी हो सकती है और अलग अलग अकाउंट की अलग अलग भी हो सकती है। दोबारा रीड कर रहा हूँ। द ऑडिटर शैल रिवाइज मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड इफ एप्लीकेबल द मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। कब करेंगे? in the event of becoming aware of information during audit मतलब execution that would have caused the auditor to have determined a different amount or amount initially, कि अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले होती तो हमारी प्लानिंग स्टेज की मटेरियलिटी अलग होती। आगे देखिए, इफ द ऑडिटर कंक्लूड, आपने इन्फॉर्मेशन मिली, अब आप कंक्लूड कर रहे हो दैट ए लोअर मटेरियलिटी, बेटा ये सिचुएशन फेवरेबल नहीं है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इफ एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल और लेवल फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर मतलब पीएम, देन द इनिशियली डिटरमाइन इज एप्रोप्रिएट। इनिशियली डिटरमाइन से आपको ज़्यादा एप्रोप्रिएट लग रही है लोअर, द ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, क्या हमें पीएम को रिवाइज करना चाहिए? अगर ये रिवाइज हो गया, एंड वेदर द एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिमेन्स एप्रोप्रिएट, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा जो मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाए वो एप्रोप्रिएट है या उनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये फाइनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इंटर के स्टूडेंट को भी नॉलेज तो होनी ही चाहिए हर चीज़ की। ये था दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद क्या कहता है? मटेरियलिटी एट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल।
मतलब ये इंटर का नहीं है, इंटर वाले स्टूडेंट इसको इग्नोर कर सकते हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूं, मतलब मेरे साथ कंपोनेंट्स के ऑडिट आके फाइनेंशियल आके मर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में किन एक्स्ट्रा चीजों को ध्यान रखोगे? तो बेटा मैं अभी ना इस स्टैंडर्ड को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी लिंकिंग की है, तो इस वाले पार्ट को हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके साथ लिंक करेंगे। मैंने यहाँ रेफरेंस दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप बताओ, क्या ऐसे 230 का डॉक्यूमेंटेशन करोगे क्या? सोचकर बताओ। जो आपने मटेरियलिटी निकाली है, जो आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाली है, तो क्या इसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? जी हाँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको पता है मैं एक बात लिखता हूं, और वो क्या है? वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन। रियल लाइफ में अगर आपने किसी चीज को नहीं डॉक्यूमेंट किया, माना जाएगा आपने वो काम नहीं किया। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? मटेरियलिटी, कोई लोअर मटेरियलिटी अगर आपने सेलेक्ट की हो तो, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और अगर कोई ड्यूरिंग रिवीजन अगर हुआ है तो उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। जो रियल और प्रैक्टिकल चीजें थी वो खत्म हो गई, अब थियोरेटिकल चीजें बची है। हार्डली 10 मिनट्स मोर एंड दिस स्टैंडर्ड विल बी ओवर, एंड देन आई विल गिव यू 4 क्वेश्चंस, और उसके बाद एक फटाफट से चार्ट का ओवरव्यू और एक पीपीटी का ओवरव्यू, ठीक है। पीपीटी ओवरव्यू अगर किसी को नहीं चाहिए हो तो वो छोड़ के बंद करके जा सकता है, बट तब तक रुकिएगा। लीजिए स्कोप, ये जितने भी पैराग्राफ है मैं सबको बताऊंगा किसको रीड करना है, क्या क्वेश्चन है, रीड और स्किप जो आपको सही लगे। द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसए 320, नाम नहीं है मैं बता रहा हूं क्योंकि ऊपर नाम है, डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऐसे 450 की लिंकिंग करेगा। ऐसे 450 एक्सप्लेन हाउ मटेरियलिटी इज अप्लाई इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ identified misstatement on the audit and of uncorrected misstatement if any of the financial statement। 450 320 की हेल्प से बताएगा कि मिसस्टेटमेंट को कैसे इवैल्यूएट करना है, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट को। ठीक है सर, छोड़ दो। उसके बाद क्या कहता है, मटेरियलिटी क्या है, व्हाट इज मटेरियलिटी? तो मटेरियलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट, मटेरियलिटी क्या है वो बताएगा। एक ऐसा नंबर जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, बस मेन बात तो ये याद रखना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एफआरएफ, जहां आप ऑडिट कर रहे हो उसका एफआरएफ ऑफन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोगों को भी पता होगा जो कंपनी फाइनेंशियल बनाती है वो बेटा हर चीज एक एक चीज अलग अलग डिस्क्लोज नहीं करती, वो लोग भी मटेरियलिटी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। शेड्यूल 3 भी बताता है दिस इज मटेरियल, कि आपको 1 लाख इससे ऊपर की ट्रांजेक्शन को अलग से डिस्क्लोज करना है। तो एफआरएफ भी डिस्कस करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम ये वाला ही जो कंटेंट है इसी को ही रेफर कर लेंगे। ऑफन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल्दो financial reporting framework may discuss materiality in different terms, they generally explain that materiality क्या है जनरली। तो आपने बस ये वाले 3 पॉइंट याद करने हैं, मतलब रीड करने हैं, याद तो क्या करने हैं, सिर्फ रीड। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, लेकिन इस पर टाइम नहीं इन्वेस्ट करना। फाइनल वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, इंटर वाले याद कर सकते हैं। देखो जी, अगर मेरी यूट्यूब पर रिवीजन वीडियो में देख रहे हैं तो मिसस्टेटमेंट मटेरियलिटी क्या है सुनिएगा। मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली, और अगर एक सिंगल है तो, और इन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट ओमिशन अगर किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे तो भैया वो मटेरियल है। उसके बाद जो हम मटेरियलिटी निकालते हैं वो सरकमस्टांस के हिसाब से निकालते हैं, सिर्फ नंबर नहीं देखते, नेचर भी देखते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। आपको जजमेंट यूज करना पड़ेगा ऑडिटर को कि क्या मटेरियल है, सिर्फ नंबर मत देखना, नेचर और रिस्क भी देखना। जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी आर मेड इन लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस and are affected by the size or nature of a misstatement. Nature is also important part है। आपको साइज और नेचर दोनों को देखते हुए मटेरियलिटी निकालनी है। तीसरा क्या बोलता है, जो जजमेंट हम मटेरियलिटी निकालते हैं वो एक स्पेसिफिक यूजर नहीं, कॉमन यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं। जजमेंट अबाउट मैटर दैट आर मटेरियल टू यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन ए कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर एज ए ग्रुप। कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम ध्यान में रखते हुए मटेरियलिटी निकालते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। हमें जजमेंट लेनी होती है मटेरियलिटी के लिए साइज और नेचर को ध्यान में रखते हुए। तीसरा मटेरियलिटी हम निकालते हैं कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को ध्यान में रखते हुए। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, बाकी आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये बस क्वेश्चन 3 था,
ये बाकी सारे पॉइंट आपको रीड करने हैं, और एक और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा अभी, मैं पहले रीड कर देता हूँ. If the applicable financial reporting framework does not include a discussion of the concept of materiality, अगर FRF ना बताए materiality क्या है, तो कह रहा है यही जो हमने ऊपर आपको बताया इसे फॉलो कर लेना. The characteristics referred to in above paragraph provide the auditor with such a frame of reference. तो एक बात तो ये क्या रेलेवेंट चीज़ है, ये आपको बताया गया है बस नॉलेज के लिए कि अगर FRF ना हो तो आप ऊपर वाले को ही रेफर कर लेना. मैं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए स्किप, ठीक है. हम हमेशा इसको फॉलो कर लेंगे. अब क्या कहता है देखिए, मटेरियलिटी निकालना एक प्रोफेशनल जजमेंट का काम है. जी हाँ, द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ ए मटेरियलिटी इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं मटेरियलिटी निकाल रहा हूँ, मैं ऑडिटर हूँ, मैं कॉमन यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मटेरियलिटी निकाल रहा हूँ. क्या एक बात बताओ, क्या कल को कोई बंदा जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अगर कल को उसका स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, कहीं पे भी उसने गलत डिसीजन मेकिंग कर ली, तो क्या वो ऑडिटर को स्यू कर सकता है? क्या ये बोल सकता है क्या इस ऑडिटर की वजह से मेरा नुकसान हुआ है, इसने इन चीज़ों को चेक क्यों नहीं किया? तो ऑडिटर अपने आप को सेफगार्ड कैसे करेगा बताओ? तो ऑडिटर बोलेगा भाई साहब जब मैं मटेरियलिटी निकालता हूं ना, तो मैं मान के चलता हूं, मैं अजम्पशन लेके चलता हूं कि एक यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल पढ़ने आते हैं. दूसरा, उसे पता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जो है वो मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए किया है. इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया भी मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए गया है. सारी चीजें कवर नहीं होती, और फाइनेंशियल को बनाने में एस्टिमेट जजमेंट का इस्तेमाल हुआ है. ये हम यूजर से अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि यूजर को इन सब चीजों की नॉलेज है. चलो आगे देखो. इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू अज्यूम दैट यूजर. तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन कि ऑडिटर क्या क्या अजम्पशन लेके चलता है यूजर से. क्वेश्चन नंबर 4, ये इंटर के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए नहीं है. क्या कहता है देखिए, क्या अजम्पशन लेके चलते हो कि यूजर हैव ए रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अकाउंटिंग एंड ए विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रीजनेबल इंटेलिजेंस. आपको भैया एक रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, अकाउंटिंग की, एंड यू आर विलिंग टू स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड यू विल मेक ए फाइनेंशियल रीजनेबल इंटेलिजेंस के हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे. एंड यू अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड. फाइनेंशियल भी बने हैं और ऑडिट हुए हैं एट ए लेवल ऑफ मटेरियलिटी, एंड यू रिकॉग्नाइज दैट अनसर्टेनिटीज हो सकती है इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ अकाउंट, जैसे कि फेयर वैल्यू amounts based on the use of estimates, judgment and the consideration of future event, जिसको जो factual नहीं होती. and you will make a reasonable economic decision on the basis of information in the financial statement. D point हालांकि B में ऑलरेडी कवर हो जाता है. तो ये आपको 4 पॉइंट है जो हम यूजर से अजम्पशन ले सकते हैं. नंबर 1 कि आपको रीजनेबल नॉलेज है, ठीक है. दूसरा, आप अंडरस्टैंड करते हैं फाइनेंशियल बने हैं और ऑडिट हुए हैं मटेरियलिटी लेवल पे. आपको पता है फाइनेंशियल में अनसर्टेनिटीज होती है और आप एक इकोनॉमिक डिसीजन ले पाएंगे. ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आपको करना है. एंड लास्ट सिर्फ रीडिंग वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा. द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाई बाय द ऑडिटर इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट. तो कितनी मटेरियलिटी हो गई बेटा? 3. प्लानिंग पे भी निकालेंगे, ठीक है, परफॉर्मिंग पे भी निकालेंगे, और अगर कोई मिसस्टेटमेंट है तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए भी मटेरियलिटी को फॉलो करेंगे. एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट. और जब ऑडिट रिपोर्ट भी फॉर्म करेंगे तो देखेंगे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का टोटल क्या है, उसके हिसाब से हमारा ओपिनियन फॉर्म करने वाले हैं. तो ये सिर्फ रीड है, कोई क्वेश्चन नहीं है. लास्ट 5th पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, स्टैंडर्ड ओवर. इन प्लानिंग द ऑडिट the auditor make judgment about the size of the misstatement that will be considered material. Size of the misstatement that will consider material. बताओ बेटा कौन सी मटेरियलिटी है? बताओ कौन सी मटेरियलिटी, सभी स्टूडेंट कमेंट करके. थ्रेशोल्ड, लिमिट. किस मिसस्टेटमेंट को आप मटेरियल बोलोगे? इस AMPT को डिसाइड करने में दीज जजमेंट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर, आपको एक बेस देगा किसके लिए? डिटरमाइन करने में NTE ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम. रोमम भी निकाल सकते हो भाई, इससे बड़ी गलती को हम कंसिडर करेंगे तो रोमम भी निकलेगा, रिस्क में भी हेल्प मिलेगा, रिस्क असेसमेंट में भी हेल्प करेगा, और डिटरमाइन द NTE ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर.
तो बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। मिसस्टेटमेंट क्या हमारे लिए मटेरियल रहेगी, कौन सी मिसस्टेटमेंट मटेरियल रहेगी, ये हमें रैप में भी हेल्प करेगा, ये हमें रोमम में भी हेल्प करेगा, ये हमें NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में भी हेल्प करेगा। ये था एक आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बस आपको रीड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं फाइनल के लिए तो सिर्फ 2 हैं, एक है बेंचमार्क वाला क्वेश्चन, दिस वन इंपॉर्टेंट, एक है रिवीजन वाला क्वेश्चन, बाकी सब आप रीड कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 5, 4 नहीं 5 हो गए बेटा। अब ये आप छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ दो। डेफिनेशन पढ़ लो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की क्या है, एक ऐसा नंबर जो हम मटेरियलिटी से नीचे रखते हैं सो दैट जो हमारा टोटल मिसस्टेटमेंट है उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट मेरी हमेशा कम रहे, ये देख लो। और इसमें आप चाहो तो आखिरी 2 लाइन पढ़ लेना बस, ठीक है, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार रीड करवा देता हूँ। For the purpose of this essay number 320, performance materiality means the amount or amount set by the auditor and less than the materiality, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी होती है उससे नीचे रखते हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल टू रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएट लो लेवल द प्रोबेबिलिटी। हम ऐसा क्यों करते हैं, मटेरियलिटी से नीचे आके चेकिंग क्यों करते हैं, सो दैट द प्रोबेबिलिटी विल रिड्यूस। कौन सी प्रोबेबिलिटी, दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। भाई हो सकता है कुछ हम भी ना डिटेक्ट कर पाए, कह रहा है एग्रीगेट टोटल कर लो, अनकरेक्टेड प्लस अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है हम पीएम जो है वो मटेरियलिटी से एक छोटा नंबर रखते हैं। क्यों रखते हैं, सो दैट जो हमारी अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, या मान लो क्लाइंट ने भी अगर कोई एक आध स्टेटमेंट करेक्ट नहीं किया आखिरी में, तो हम क्वालिफाइड एडवर्स थोड़ी ना देंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि ट्रू एंड फेयर ही दे। हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने चेकिंग ऑलरेडी कम लेवल पे की है ना। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है कोई आखिरी में, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। इन दोनों का टोटल मेरे लिए क्या होगी, टोटल मिसस्टेटमेंट हो गई, एक तरह से टोटल मिसस्टेटमेंट हो गई। तो आप मुझे बताओ, आप ऐसे केस में ट्रू एंड फेयर व्यू कब दोगे। हम ट्रू एंड फेयर व्यू कब देंगे, जब ये टोटल मिसस्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कब देंगे बताओ, ट्रू एंड फेयर कब दोगे, व्हेन दिस टोटल मिसस्टेटमेंट इज लेस देन माय मटेरियलिटी। हाँ या ना, हाँ या ना। तो मैं इसी प्रोबेबिलिटी को कम करना चाह रहा हूं, मैं इसीलिए पीएम लेवल पे चेक करता हूं ताकि आई कैन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लो लेवल, आई कैन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट माय कहीं एक्सीड ना कर जाए मेरी मटेरियलिटी से। इस प्रोबेबिलिटी को मैं कम करता हूं, इसी को पीएम बोलते हैं। सर ये तो बड़ी टफ लैंग्वेज है, आ जाओ जी, सिंप्लीफाई लैंग्वेज आगे है। इफ एप्लीकेबल शॉर्ट फॉर्म में देख लो, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऑल्सो रेफर टू द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मटेरियलिटी लेवल और लेवल फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस फॉर डिस्क्लोजर। जो एक ऑडिटर मटेरियलिटी से नीचे रखता है अजर्शन लेवल पे। मैंने टेक्निकल को भी समझा दिया ताकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मेरी कम रहे कि मेरी सारी गलतियां मेरी मटेरियलिटी से ऊपर ना चली जाए, इसलिए हम नीचे करके चेकिंग करते हैं। ये था बुक का कंटेंट। टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 है, स्टूडेंट नोट्स में लिखो, टोटल क्वेश्चन 5, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के बाद में लिखेंगे चारों क्वेश्चन की सिर्फ हेडिंग, चारों क्वेश्चन की सिर्फ हेडिंग लिखेंगे। पहला बेंचमार्क, मैं ही लिख देता हूं तुम ना लायक हो। दूसरा रिवीजन, तीसरा मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन, उसकी हेडिंग क्या है वो लिख लेते हैं। मटेरियलिटी, हाँ मटेरियलिटी का मीनिंग, बेसिकली मटेरियलिटी का मीनिंग एफआरएफ के हिसाब से। यूजर का अजम्पशन क्या ले सकते हैं हम, और जो मैंने अमाउंट निकाली है दैट द मिसस्टेटमेंट विल बी मटेरियल, उसमें जो ऑडिटर का जजमेंट होता है, जजमेंट फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल हेल्प कहाँ कहाँ पे, रैप में, आंसर भी लिख रहा हूँ, रोमम में, एनटीई में। ये 5 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये था बुक का कंटेंट। तीसरी चीज और देखिए अभी आगे बढ़ने से पहले,
अगर आप चाहें तो ये इस तरह के मेरे हैंड रिटन चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहे, ये हैंड रिटन चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ एक रजिस्टर बना लीजिए आज आराम से टाइम फ्री निकाल के। मैं डेली आपको 1 या 2 स्टैंडर्ड ही करवा पाऊंगा, तो आप आराम से एक रजिस्टर बनाइए बेटा, मेरे हैंड रिटन चार्ट्स को फॉलो कीजिए, बुक को पढ़िए और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 समरी बनाइए, और मुझे उस समरी को बस दिखाने के लिए कि सर देखो मैंने होमवर्क कर लिया, फोटो खींच के PDF बना के मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना अभी के लिए। तो 9599054350। मैं अलग से एक इंट्रोडक्शन अपलोड करूंगा गूगल ड्राइव पे, उस इंट्रोडक्शन में सारी इंस्ट्रक्शन हो, फिर बाद में वहाँ भेज देना। अभी के लिए इनिशियल लेवल पे आप बस जो चार्ट बना रहे हो ना, एक अलग से रजिस्टर बनाना नोट्स का रजिस्टर पूरा अलग बनेगा, वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो मेरे चार्ट्स को। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है पहले बुक पढ़ना, फिर ये हैंड रिटन चार्ट पढ़ना, और फिर अपना चार्ट बनाना जिसके अंदर कुछ डिटेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करना है तो आप कर लो। देखो मैं दिखा रहा हूँ मैंने कैसे बना रखा है। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया मटेरियलिटी का मतलब क्या है, अब मैं रीड नहीं कर रहा बेटा बार बार। फिर मैंने बताया मटेरियलिटी में एक ऑडिटर क्या क्या अजम्पशन ले सकता है, वो चारों पॉइंट आ गए। फिर मैंने बताया मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन जो होती है वो 2 लेवल पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मटेरियलिटी, अजर्शन लेवल पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मटेरियलिटी में एक बेंचमार्क होता है और उस पर एक परसेंटेज लगता है, बेंचमार्क के 5 फैक्टर आ गए, परसेंटेज मैंने बता दिया। और उसके बाद आपको पता है मटेरियलिटी में आप रिवाइज कर सकते हो, कब कब रिवाइज होगा, दोनों पॉइंट आ गए आपके। तो यहाँ पे इतना कवर है, 4 बातें कवर है, ठीक है। तो ये एक क्विक समरी के लिए आपका चार्ट तैयार है आपके पास, आप चाहें तो इसे रेफर कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक चार्ट बुक भी मिली होगी, उसमें भी ये चारों पांचों क्वेश्चन के सारे बुलेट पॉइंट कवर हैं, आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, कपिल सर आपने हैंड रिटन चार्ट भी दे रखा है, आपने चार्ट बुक भी दे रखी है, और मेरे जैसे स्टूडेंट तो सिर्फ मेन बुक से ही पढ़ते हैं, और आपने मेन बुक में भी 4 क्वेश्चन मार्क करवा दिए, तो डू यू फील कपिल सर कि मैं अपनी अलग से एक रजिस्टर बनाऊं और उससे पढ़ूं? देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ एक आप बहुत सिंसियर बच्चे हो, एक सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, आप अपना होमवर्क कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, इन दैट केस यू कैन ओनली रेफर मेन बुक, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उन 95% बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बोलते तो है मैं कर लूँगा, लेकिन करते वो कुछ नहीं है, सिर्फ क्लास सुनते हैं। आपको 100% एक बार चारों क्वेश्चन खुद से लिख लेना है बेटा। जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं चाहे कितना भी अच्छा समझा दूं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी एक और बात बता रहा हूँ, इनिशियल लेक्चर में ही ऑडिट के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है सभी स्टूडेंट का, सर ऑडिट समझ तो आ गया है बट लिखा नहीं जाता सर। भाई लिखा कैसे जाएगा? मैंने आपको बोला 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी आपने 4 क्वेश्चन को याद करने की कोशिश की? कभी नहीं की किसी ने, सिर्फ बस पढ़ते हो बस, तो कैसे लिखोगे? बस लिख दोगे वोलाटिलिटी, पूरी लाइन कैसे बनाओगे? इसका मतलब जो आपको होमवर्क दिया जाता है 3 या 4 क्वेश्चन, उसके लिए आप अलग से 1 घंटा निकालोगे, मेहनत करनी पड़ेगी भैया। यू आर इन सीए फाइनल, नाम के साथ सीए लगाना है आपको, इट विल टेक टाइम, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर अदर थिंग्स। अभी से ही वो चीज स्टार्ट कर दो, चाहे आपका एग्जाम 2026 में ही क्यों ना हो, आज से ही मेहनत चालू कर दो। तो वो 4 क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, और कोशिश करो एक एक करके चारों को लिख डालो। एक बार मेहनत कर लो, अगर एक बार याद कर लिया ना, मां कसम आप कभी नहीं भूलोगे। बस उसके बाद फिर आपने रिवाइज करना है, एक बार हाथ से लिख डालो, वो जितना जल्दी कर लोगे उतना आपके लिए फायदा है। आखिरी में मैं आपको एक पीपीटी का दिखा रहा हूं, हालांकि पीपीटी आप सेल्फ भी रेफर कर सकते हैं। एक बार ये पीपीटी आपको मैं व्यू करवा देता हूं, आप इसको देख लो थोड़ा सा। सबसे पहले ऑडिट बता रहा है हमें, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं ऑडिट क्या है। फिर ये बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। ये बेसिकली हम जो है पीपीटी ये कॉर्पोरेट लेवल के लिए बनाई गई है, हालांकि आपके लिए मैं रेफर कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियल कैसे बनाई जाती है। फिर इसने बताया कि जो मटेरियलिटी होती है वो हम 2 लेवल पे बनाते हैं, ठीक है, मटेरियल में स्टेटमेंट को ठीक करना होता है। फिर बता रहा है मटेरियलिटी को कैसे निकाला जाएगा। तो सेम बात है जो आपने किताब में पढ़ी है कि एक बेंचमार्क होगा, उस बेंचमार्क पे परसेंटेज अप्लाई होगा, ठीक है। मटेरियलिटी जो है वो प्लानिंग पे निकलेगी और परफॉर्मेंस पे निकलेगी। इसके लिए हम नेचर ऑफ एंटिटी देखेंगे, उसका लाइफ साइकिल देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखेंगे। सर ये तो कॉपी पेस्ट है किताब वाला कंटेंट, अरे स्टैंडर्ड ही तो है ये, बिग 4 में बनाई थी मैंने ये पीपीटी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है, तो वही पॉइंट है जो आपको किताब में लिखे वही पीपीटी में। उसके बाद क्या कहता है देखिए, हालांकि यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी है। मटेरियलिटी जो है वो एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट है, ठीक है, आप प्रिसाइज नहीं निकाल सकते, मेरा जजमेंट है मैं अलग निकालूंगा, आप अलग निकालेंगे। उसके बाद क्वालिटेटिव फैक्टर भी, मतलब नेचर भी कंसिडर करना होता है। ऑडिट रिस्क की बात आ गई जो कि मैं आपको अलग से करवाऊंगा, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल के अंदर, अभी नहीं करवा रहा मैं। ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी में ना एक रिलेशन होता है, मैं अभी नहीं करवा रहा, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑडिट रिस्क को बताया, फिर इसका मटेरियलिटी के साथ रिलेशन बताएगा कैसा रिलेशन है, वो अभी आप नहीं करोगे बेटा, अभी नहीं मैं आपको करने के लिए बोलूंगा।
तो मुझे लगता है इसको ना, इस पीपीटी को भी समझने के लिए हम डिटेल में बाद में जाएंगे। फिर बोल रहे हैं मटेरियलिटी के ना अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, किताब में भी आया था ना मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स। तो कह रहा है एक मटेरियलिटी निकालते हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे लेवल पे, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए निकाल सकते हो जिसको हम पीएम बोलते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलती है हमारा रिस्क एंड प्लानिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब एनटीई ऑफ ऑडिट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के लिए आप मटेरियलिटी निकालते हो, पीएम निकालते हो। मटेरियलिटी एट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात आई। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात आई जो कि लोअर होती है मेरी मेन मटेरियलिटी से, और इसका मतलब क्या है, एक ऐसा मटेरियलिटी जो किसी इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूज़र को चेंज कर दे, ठीक है जी। फिर ये अलग अलग मटेरियलिटी को बता रहा है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है। फिर यहाँ पे ये रिवीजन भी करनी पड़ सकती है आपको मटेरियलिटी में, अगर कोई चेंजेस हो जाए, कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग में आपको कोई चेंजेस हो जाए तो आपको मटेरियलिटी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है जी। आप सब कुछ डॉक्यूमेंट करोगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अप्लाइंग मटेरियलिटी के अंदर क्या क्या आता है, एक मटेरियलिटी हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, एक हो गई प्लानिंग मटेरियलिटी, ठीक है। जितनी भी अनकरेक्टेड एरर है, ये देखो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये देखो जितनी भी अनकरेक्टेड एरर है सबको टोटल वो लेस देन मटेरियलिटी होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाता है कि जो मटेरियलिटी होता है ना वो पीएम से कम होना चाहिए। नहीं भाई, पीएम तो हमने हमारे लिए प्रोबेबिलिटी कम करने के लिए यूज़ की है, जो टोटल स्टेटमेंट आखिरी में होती है ना, मेन मटेरियलिटी से नीचे होना चाहिए। फिर एक हम पीएम निकालते हैं जिसके बेस पे हम सिग्निफिकेंट अकाउंट, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। फिर एक हम एएमपीटी निकालते हैं जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट, जिससे मैं देखता हूँ जैसे जनरली जो 5% होती है मटेरियलिटी की, वो हमें बताती है, हेल्प करती है कि किस मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है, किसको इग्नोर करना है। इफ एरर इन ए पर्टिकुलर अकाउंट एक्सीड एएमपीटी देन देर इज ए नीड ऑफ पोस्टिंग ऑफ करेक्शन एंट्री, तो स्वैड के वर्क पेपर में जाएगी और करेक्शन एंट्री करवानी पड़ेगी अगर 5% से ज़्यादा है तो। फिर सिग्निफिकेंट अकाउंट का सिलेक्शन होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, मटेरियलिटी तो निकालो पहले, ये रहा एग्जाम्पल लिया है कि भैया हमारा EBIT जो है वो 3 लाख रुपए है, हमने मटेरियलिटी उसका 5% ले लिया 15,000, पीएम ले लिया मान लो 75% के आसपास 11 to 50, एएमपीटी ले लिया 750। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बेस पे हम सिग्निफिकेंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 11 to 50। तो अब आप मुझे बताओ कौन कौन से सिग्निफिकेंट अकाउंट हैं यहाँ पे। क्या कैश सिग्निफिकेंट अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अदर एसेट। तो देखिए क्या कहता है, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स जो पीएम मेरा 11,250 से ज़्यादा है ना, वो सारे सिग्निफिकेंट अकाउंट है। यहाँ पे हम रिस्क भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। लिमिटेड रिस्क अकाउंट कौन कौन से हैं मेरे, जो कैश है कह रहा है वो 12,250 है जी, अच्छा कुछ और भी है क्या, गुड्स एंड अदर इंटेंजिबल जो है वो 15 है, ये मेरे रिस्क अकाउंट है, तो इनको भी मैं ऑडिट अलग से करूँगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट अकाउंट कौन से मेरे, अदर एसेट। तो हम रिस्क बेस पे भी अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, ये एक छोटी सी बात थी। इसके बाद अब बाकी आप सब रहने दो, आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये पीपीटी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहो, देखना चाहो देख लेना, या इस पीपीटी की मैंने एक ऑलरेडी अलग से यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, या अलग से मैं किसी दिन सेपरेट कभी किसी लेक्चर में हम इस पीपीटी को डिस्कस कर लेंगे। कब, जब एटलीस्ट हमारा रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर होगा, उसके बाद में इस पीपीटी को पूरा डिस्कस भी कर पाऊंगा। अब मैं आपको सेम चीज़ ना वर्क पेपर में दिखा रहा हूँ, ये वर्क पेपर है, ये वर्क पेपर है। इस वर्क पेपर को बनाया गया है ये निकालने के लिए कि मटेरियलिटी कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द एंटिटी दिया, बताया एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या 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 होता है, रेवेन्यू, पीबीटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म, फिक्स एसेट, करंट एसेट, सारे फैक्टर्स आ गए। फिर कह रहा है कि हमें यूज़र का फोकस देखना है कहाँ पे है, तब भी हम बता पाएंगे कि हमें एक हायर परसेंटेज लगाना है, लोअर लगाना है, या कौन सा बेंचमार्क हमें लेना है। तो कह रहा है सबसे पहले हम शेयर होल्डर का फोकस देखते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे शेयर होल्डर का फोकस होता है, तो इसमें अलग अलग फैक्टर को बताया गया है कंपनी के बारे में, और उसके हिसाब से डेट अरेंजमेंट देखा है कि कंपनी डेट बेस है या इक्विटी बेस है, कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी के कितने कस्टमर्स हैं, वेंडर है। आखिरी में एक समरी बनती है अलग अलग फैक्टर पे कि भैया ओनरशिप कैसा है, सर इक्विटी है तो रिस्क कम है, मतलब हायर परसेंटेज ले लो। डेट नहीं सर, डेट नहीं है, इक्विटी बेस है, रिस्क कम है, हायर परसेंटेज ले लो। बिजनेस एनवायरनमेंट फेवरेबल है, हायर परसेंटेज ले लो। तो हम 7 से 10% लेते हैं। सब कुछ बढ़िया था तो हमने यहाँ पे कितना परसेंटेज ले लिया, 9%। इसके बाद हम मटेरियलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो मटेरियलिटी का कैलकुलेशन जब आप करते हो तो मान लो इस क्लाइंट पे सब कुछ सही था तो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 5.89 CR।
लेकिन अगर आप देखेंगे प्लानिंग स्टेज पे हमने प्रॉफिट को कम कर दिया, 5.50 कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ प्रोविजन की एंट्री डले, कुछ भी हो सकता है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच लो, थोड़ा सा कम करके निकालो। फिर हमने मटेरियलिटी निकाली, फिर हमने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाली और उसका 5% AMPT निकाली। तो इस तरह से हम मटेरियलिटी को कैलकुलेट करते हैं बेटा रियल लाइफ के अंदर। आप लोग भी आई होप इसी तरह से मटेरियलिटी को कैलकुलेट करेंगे। सर क्वेश्चन बैंक भी करवा दो। क्वेश्चन बैंक अभी करवा ही नहीं सकते बेटा जी, क्योंकि बहुत लिंकिंग है। वो लिंकिंग समझने के लिए अभी हमें काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। अब प्लीज़ आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा आज का स्टैंडर्ड। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बस इतना बता दीजिए कैसा लगा आज की क्लास आपको। इन नेक्स्ट लेक्चर हम सबसे पहले 450 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 450 की लिंकिंग है स्टैंडर्ड के साथ, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी बताओ कैसा लगा, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो मैं रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को बाय बोल रहा हूँ जो बाद में देखेंगे। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। चलो जी, मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद की है। लाइव वाले स्टूडेंट प्लीज़ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो भी बच्चे बाद में देख रहे हैं, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।